बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्यास डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जी। और देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित ये जो प्लेटफॉर्म है बलराम संदेश, इसके समस्त पदाधिकारी एवं इसके लिए समर्पित जो भी हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण हैं, मैं सबका यहाँ हृदय से सम्मान करता हूँ। और विशेष रूप से मैं अभिवादन करता हूँ हमारे प्रमुख वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष पादप रोग विभाग कृषि महाविद्यालय रीवा डॉक्टर एस के त्रिपाठी साहब का, एवं एक वरिष्ठ सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर आदरणीय व्यास साहब का, शिव कुमार जी का, टेम्बे जी का, और हमारे पटदार साहब, दूसरे सब इसके सूत्रधार, इसको धागे में पिरोने वाले देवेंद्र प्यासी जी ने, उनका खुद का और उन्होंने जितने नाम यहाँ अभी उच्चारित किए, मैं उनके सभी साथियों का हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एक अवसर दिया। साथ ही साथ मैं इससे विगत कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, जब से उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से इसको आरंभ किया था। और मैं तो क्या, सभी लोग इसकी मुक्त कंठ से प्रार्थना एक प्रशंसा करते रहे हैं। लेकिन अभी हम अपने मूल विषय पर आप सबकी अनुमति से आना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ आज का जो उन्होंने विषय चुना है, ये बहुत समसामयिक विषय है। ये अनेक रूपों से समसामयिक। अगर हम तात्कालिक दृष्टिकोण से देखें तो आज हमें कोरोना पेंडेमिक या महामारी के समय इम्यूनिटी की जरूरत है। आज की फसलें उसकी एक बहुत बड़ी कोश है, एक ट्रेजर है। इसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में इसको देखें तो हम पाएंगे कि बड़ी तेजी से कृषि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। एग्रोक्लाइमेटिक चेंजेस के लिए अगर कोई फसलें सर्वदा उपयुक्त हैं तो वो भी हमारी ये लघु धान्य फसलें या स्मॉल मिलेट्स हैं। तो मैं अब बगैर किसी उसके भूमिका के इस पे आना चाहता हूँ। और यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो लघु धान्य फसलें हैं, ये लघु धान्य फसलें एक बार भी हमने कभी ये आज तक नहीं पाया कि इनकी वजह से कभी कोई किसी को शरीर में घाटा हुआ हो या उगाने में, फसल उत्पादन तकनीकी में किसी को किसी प्रकार का घाटा हुआ। तो मैं यहाँ ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी लोग एक ये मन बना ले कि आपको इसका उत्पादन थोड़ा बहुत लेना ही है। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, बहुत समसामयिक टॉपिक है, इसलिए है कि अभी इसकी बोनी का समय निकटतम है। और इसी खरीफ की तो, खरीफ का तो आपका वेबिनार की श्रृंखला ही है, परंतु इनके बोने का समय अभी नजदीक है। इसलिए मैंने अपना ईमेल और मोबाइल नंबर भी दिया है कि यदि कोई विशेष रूप से इसमें अलग से भी कोई जानकारी चाहेंगे तो हम आपको जरूर सेवा करेंगे। हमारी प्रमुख रूप से जो फसलें हैं जो लघु धान्य की श्रेणी में आती हैं, उनमें 6 यहाँ दर्शाई गई हैं, पर 7वीं फसल भी इसमें शामिल हो चुकी है। इसमें किसान भाई जाने कि कोदो, कुटकी, रागी, सामा, काकून और चीना, ये जो 6 फसलें हैं, इनको मैं पुनः दोहराना चाहूंगा। कोदो, कुटकी, रागी, सामा, काकून और चीना। एक 7वीं फसल जो कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ खूब होती थी, जिसको हम बसारा के नाम से जानते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट इंग्लिश में कहते हैं, वो भी अब इसी श्रृंखला में शामिल है। और देश की सर्वोच्च संस्था जो कि इसका कोऑर्डिनेशन या समन्वयन करती है, उसको IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के हम विशेष रूप से आभारी हैं कि उनके द्वारा हम सभी केंद्रों को समन्वित करके इस पर गहन अनुसंधान, विस्तार एवं विपणन के सभी साधन मुहैया कराई जा रहे हैं। मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि कोडो मिलेट को सामान्य रूप से तो कोडो मिलेट कहते हैं, जहां मैंने कर्सर से ये दिखाया हुआ है। इसका वैज्ञानिक नाम पास्पेलम स्ट्रॉबिकुलेटम है। और ये हमारे क्षेत्र की और जिन हमारे राज्यों की किसान भाई जुड़े हैं वहां की प्रमुख फसल है। और इसका अपना बहुत अधिक औषधीय महत्व है, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये हम पहली फसल मानते हैं। दूसरी लिटिल मिलेट या कुटकी। कुटकी एक ऐसी वैज्ञानिक फसल है जिसको हम मिजरी के नाम से गांवों और क्षेत्रों में जानते हैं। और इस मिजरी फसल में भी बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं।
और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कंटिंजेंट क्रॉप के रूप में, माने जब हमारी दूसरी फसलें फेल हो जाएं या अपरिहार्य कारणों से हम दूसरी कोई फसल नहीं उगा पा रहे हैं, उस समय भी हम इसका अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं और ये कम अवधि में अपना जीवन काल पूरा कर लेती है। और वो अवधि जो है वो 70 दिन से शुरू होकर के और 90 से 95 दिन तक की है। इसके बाद रागी हमारी आती जो फिंगर मिलेट के नाम से, चूंकि इसका जो ईयर हेड है, बालियां हैं, वो एक फिंगर का रूप लिए रहती हैं, जिनकी संख्या 3 से लेकर के 11-12 तक हो सकती है, और सामान्यतः ज्यादातर 5 से 7 फिंगर्स का ये ज्यादा मिलता है। इसको हम इल्यूसिना कोराकोना के नाम से जानते हैं, जबकि कुटकी को पेनिकम सुमात्रेंस। फिंगर मिलेट या रागी की विशेषता होती है कि इसके अंदर बहुत अधिक कैल्शियम। अगर ये प्रश्न की बात आए कि विश्व में सर्वाधिक कैल्शियम वाली फसल कौन सी है, तो इसका उत्तर है कि वो रागी है या फिंगर मिलेट। आप इसकी तुलना इससे करें कि गेहूं में कैल्शियम की मात्रा 100 ग्राम गेहूं में 41 मिलीग्राम कैल्शियम होता है CFTRI मैसूर के अनुसंधान के मुताबिक, जबकि उसी के स्थान पर रागी में 344 से 366 मिलीग्राम कैल्शियम, जो कि लगभग गेहूं का 9 गुना है। और बायोटिक ओरिजिन का इतना अधिक कैल्शियम पाया जाना, ये हमारी इस फसल की विशेषता होती है। फॉक्सटेल मिलेट या जिसको हम काकून के नाम से भी जानते हैं, ये इसलिए फॉक्सटेल कहलाती है, जैसा कि देख रहे हैं इसका ईयर हेड इस तरीके से झुका रहता है जैसे लोमड़ी की पूंछ, और सिटारिया इटालिका या सिटारिया के नाम से भी ये जानी जाती है। सामा जिसको हम बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं, ज्वार से मिलता जुलता इसका फिनोटाइप होता है। कुछ किसान भाइयों ने तो इसका उत्पादन ले रहे हैं, कुछ जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं एक नए तरीके से बताने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा ये चीना है जो आपको गुच्छे में ऐसे झुका हुआ दिख रहा है, जो प्रोसो मिलेट या पेनिकम मिलियकम के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी जो फसलें हैं 6, ये सब मिलकर के स्मॉल मिलेट या लघु धान्य में आती हैं। जबकि बड़े धान्य या ग्रेट मिलेट्स में हम ज्वार, बाजरा और मक्का को शामिल करते हैं। इनको हमने एक आपका जो खेत का विहंगम दृश्य है, जो कि हमने अपने फील्ड से लिया है मैच्योरिटी के थोड़ा सा पहले, जैसे कोदो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का दिख रहा है खेत में इस प्रकार से, और ये प्रोसो मिलेट, फिंगर मिलेट भी ईयर हेड दिखाई दे रहे हैं, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, लिटिल जो खेत में दिखाई देता है वो आपको इस तरीके से दृष्टिगोचर होता है। ये हमारी जो स्मॉल मिलेट्स हैं, ये क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अधिक कहना चाहिए कि रामबाण है, और ये पूरी तरह से उसमें शामिल होती हैं। इसके साथ ही साथ वर्तमान में जो फूड सिक्योरिटी की बात है, जो हमारा मल न्यूट्रिशन है, जो हमारे छोटे सभी तबके के लोगों से लेकर के बड़े बड़े अमीरों तक को जो शरीर में पाई जाने वाली पोषक तत्वों की मात्रा की पूर्ति के लिए भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण फसल समूह है, जिसको कि हमें जरूर जानना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए और इसका सेवन स्वतः करना भी चाहिए। हमारे बलराम संदेश समूह से बहुत शिक्षित कृषक और वैज्ञानिक साथी जुड़े रहते हैं, और बड़े बड़े अनुभवी कृषि प्रमाणीकरण अधिकारी और दूसरे बात वगैरह के, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए इन फसलों का वैज्ञानिक नाम, इसके साथ ही साथ सामान्य नाम, उनके गुणसूत्र की संख्या, और कहना चाहिए सेंटर ऑफ ऑरिजिन और डोमेस्टिकेशन, इसकी थोड़ी सी चर्चा की है। इसके साथ ही साथ इनके अंदर प्रचुर मात्रा में वेरिएबिलिटी पाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के लिए विशेष दिवस मनाया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। उन दृष्टिकोणों से भी ये फसल समूह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये C4 प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं, इसलिए बहुत तेजी से ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का एमिशन करते हैं। इस तरीके से कोदो, कुटकी, रागी, सामा और काकून में प्रचुर मात्रा में विविधता या बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है, और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम वापस इसमें अगर एक एक फसल को देखेंगे तो आपका जो कोडो है उसका ग्रेन लगभग ऐसा दिखाई देता है, और ये मैंने इसलिए बताया ताकि अगर आप सीधे इसका बीज खरीदते हैं और उस बीज के अंदर कोई मिलावट है, आदरणीय व्यास साहब जुड़े हुए हैं जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी रहे, तो हम उसको नंगी आंखों से भी देख करके कैसे अलग कर सकते हैं खरपतवार के बीज को। चूंकि ये घास पुल से बहुत नजदीक होता है, इसलिए हमें इसकी विभिन्नता जानना बहुत जरूरी है। ये जो इसका ईयर हेड दिख रहा है,
ये 2 रोड भी होता है, 4 रोड भी होता है। इसके साथ ही साथ ये कुटकी या लिटिल मिलेट के दाने आप देख पा रहे हैं, बड़ी आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चिड़ियों का बहुत प्रिय होता है। और साथ ही साथ ये सुग्राही होता है ऐसी झड़ने के लिए, मगर अगर मान लीजिए ये मैच्योर हो जाता है तो ये बहुत तेजी से सबसे पहले झड़ जाता है, तो इसलिए हमें इसके हार्वेस्टिंग के लिए बहुत जल्दी तैयार रहना पड़ता है ताकि हम इसको समय पर काट सकें। और ये प्रोसो मिलेट है, प्रोसो मिलेट को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रोसो मिलेट जो चीना के नाम से जाना जाता है, इसकी पोषक क्षमता अच्छी होने के साथ साथ कुटकी हुआ, प्रोसो मिलेट हुआ, ये सभी के सभी एक विशिष्ट गुणवत्ता के कारण विशिष्ट प्रकार की पक्षियों के, चिड़ियों के लिए दाने के रूप में विदेशों तक निर्यातित होता है और इससे एक अच्छी आमदनी की जा सकती है। ये सामा या बार्नयार्ड मिलेट के दाने हैं जो आपको नींबू के बीज की तरह लेकिन आकार में छोटे दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये फिंगर मिलेट या रागी, जिसको हम दक्षिण भारत में मंडुआ के नाम से भी जानते हैं, अल्मोड़ा में भी बहुत अधिक मात्रा में ये उगाई जाती है। ये हमारा काकून, कंगनी या फॉक्सटेल मिलेट है। अब हम बात करते हैं कि इनमें ऐसी कौन सी खासियत होती है जिसकी वजह से ये स्मॉल मिलेट्स हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, जिसकी चर्चा हम और आप अभी कर रहे हैं। और प्यासी जी, डॉक्टर प्यासी जी ने इसको बताया कि इनमें बहुत अच्छाइयाँ हैं। तो ये एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए फ्रेंडली है। कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर फाइबर अधिक होने के कारण और ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने के कारण, अच्छी तादाद में फाइबर पाए जाने के कारण ये हमारी शुगर को, बॉडी की शुगर को घटाते और बढ़ाते नहीं है, अपितु नियंत्रित रखते हैं, हमारी जरूरत के मुताबिक रखते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है इन फसलों का, ये एक बड़ी विशेषता होती है। और इसके साथ ही साथ इनमें विटामिन और मिनरल्स जो पाए जाते हैं, जो हम ऊपर से चिकित्सक के परामर्श के पश्चात जो दवाइयां खाते हैं उनसे लाख दर्जे बेहतर इसलिए होते हैं क्योंकि वो बायोटिक ऑरिजिन के होते हैं और हमारे शरीर से आसानी से अवशोषित और उत्सर्जन के द्वारा अधिक मात्रा में निष्कासित हो जाते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं उन्हें हमें निकालने में हमारे किडनी पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आजकल सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शन रेट घटाने के लिए बॉडी के अंदर एसिडिटी नहीं होनी चाहिए कम से कम, और एल्कलाइनिटी ज्यादा, बॉडी टुवर्ड्स अल्कलाइन हो, ये हम मानते हैं। ये सभी लघु धान्य अल्कालिनिटी को बढ़ाने वाले हैं, इसकी वजह से ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, जिसकी कि आज बहुत अधिक जरूरत है, बढ़ाते हैं। मैग्नीशियम जो कि बहुत अधिक मात्रा में लिटिल मिलेट में भी पाया जाता है, सभी स्मॉल मिलेट्स में है। ये हमारे माइग्रेन, हार्ट अटैक और इस तरह के केसेस और ईज मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट जो होता है महिलाओं को, माता बहनों को, उनमें भी, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत अधिक मदद करता है। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने आरंभ में बताया कि हमारे रागी के अलावा, तो रागी में तो है ही कैल्शियम का भंडार है, दूसरे स्मॉल मिलेट्स में भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है, जिसकी वजह से हमारे बोन, जॉइंट्स और लिगामेंट्स को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन B3 भी खाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ये जो मिलेट्स हैं ये कंजम्पशन कम करते हैं ट्राइग्लिसराइड का, जो हम और आप एक लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं, जिसमें कि हम CRP की भी जांच कराते हैं, रिएक्टिव प्रोटीन जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि हमारे शरीर में कोई इन्फ्लामेशन या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है। उसको भी जानने में उसको भी कंट्रोल करने में सबसे अधिक भूमिका निर्वहन करते हैं हमारे स्मॉल मिलेट्स। इसके साथ ही साथ इनकी एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज भी बहुत अधिक उल्लेखनीय है और इस पर अनेकानेक शोध पत्र न केवल कृषि के जर्नल्स अपितु चिकित्सा जगत के उत्पत्ति वाले जर्नल्स में भी बहुत अधिक मात्रा में है। इसके साथ ही साथ ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले लाइलाज रोगों को और कुछ कम नियंत्रित रोगों को, जैसे कैंसर इत्यादि को, और मीनोपॉजल सिंड्रोम्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं। सबसे खास बात है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार के एलर्गन्स नहीं पाए जाते। इसकी वजह से ये अस्थमा को भी काफी मात्रा में कम करते हैं।
और इसके साथ ही साथ ये अध्ययन किया गया है कि 13% गाल स्टोन बनने की क्षमता दूसरे धान्यों की तुलना में इसमें कम होती है। और एक हम यहाँ पर जरूर बताना चाहेंगे कि ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन यूजुअली तो हार्मफुल होता है, लेकिन मिलेट्स में पाए जाने वाला या दूसरे किसी भी धान्य में जो बायोटिक ओरिजिन का सिलिकॉन है, उसकी वजह से ही पुराने लोगों के बाल नहीं झड़ा करते थे और वो लंबे समय तक अपने बालों की देखरेख करते थे। दांत भी उनके काफी लंबे समय तक रहते थे। आंखों का चश्मा लगने की भी किसी प्रकार की उनमें कमी, चश्मा ज्यादा नहीं देखे गए थे पहले, बहुत कम मात्रा में मिलते थे और अल्टीमेटली वो कूल डाउन इफेक्ट उनका ब्रेन के ऊपर होता है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ ये भी याद रखें कि जब कोई फसल का अस्तित्व लंबा होता है तो निश्चित रूप से उनमें कोई विशिष्ट क्षमता पाई गई होगी, तो डेफिनेटली इट इंडिकेट्स कि हमारी उन फसल में कोई पोटेंशियल है। तो ये 3000 वर्षों से पुराना उनका हेरिटेज क्रॉप्स के रूप में इतिहास है और ये बड़े इको फ्रेंडली है। किसी भी प्रकार का कहना चाहिए पेस्ट और डिजीजेस से कम लॉस होता है और रेन फेड के रूप में ज्यादा उगाई जाती है और सबसे ज्यादा रिच मिलेट क्रॉप डाइवर्सिटी वो अपने इंडिया में देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ ये फिजियोलॉजिकली भी बड़ी स्ट्रांग होती है, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को सहने के लिए दूसरी फसलों की तुलना में ज्यादा इनके अंदर रोग रोधिता पाई जाती है। इसके साथ ही साथ ग्रेन्स ज्यादा न्यूट्रिशियस होने के कारण हमारे लोकल फूड ट्रेडिशन से भी जुड़े हैं और पुराने क्षेत्रों में प्राचीन जो और जो अंदरूनी क्षेत्र थे, जंगली इलाके थे, उनमें इनको विशेष त्योहार के अवसर पर विशेष रूप से उपयोग किया जाता था। अभी हम इसका एक विहंगम दृश्य देखें कि कितना विश्व में इसको उगाया जाता है, तो 25 देशों में इसका एरिया है जो ज्यादातर वहाँ ब्रीवरेज के यूज के लिए करते हैं, कैटल फीड के लिए भी यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ बर्ड के लिए, क्योंकि वहां पे चिड़िया पालने का बहुत अधिक शौक जिन कंट्रीज में है, वहां यही अकेला बर्ड फीड के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही साथ हमारे पूरे इंडिया में 20% इसका योगदान है फसल के रूप में और ये हेरिटेज क्रॉप के रूप में कोदो कुटकी वर्षों से यहाँ उगाए जाते रहे। अब हम ग्लोबल एफएओ की अगर रिपोर्ट देखें तो हम पाएंगे कि हमारा भारतवर्ष जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है और ये लगभग 18 मिलियन टन्स जो है 18 से 20 मिलियन टन्स तक ये प्रोड्यूस करता है और लगभग 20 मिलियन हेक्टेयर एरिया इसके अंतर्गत है, जो कि हमारी फूड बास्केट का लगभग 10% इलाका है। और ये लो रेनफॉल में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 200 से 600 mm तक रेनफॉल दिखाया गया है। इस रेनफॉल में भी ये अपना अस्तित्व बनाए रखने के साथ साथ उत्पादन भी देते हैं। आज एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो एग्रोक्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस में हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से उत्पादन में गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा वर्षा का न केवल टोटल रेनफॉल घट रहा है, अपितु वर्षा का जो वितरण है वो भी बड़ा असामान्य सा हो गया है और जो वर्षा है वो हमारी विशेष रूप से घटती चली जा रही है। जो हमारा 1200 mm कभी हुआ करता था वो घट करके आज की तारीख में मात्र जो है 600 650 mm तक आ गया है। तो मेरा किसान भाइयों से ये भी आग्रह है कि आप लोग भी अच्छे से ये करें और इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ाने की कोशिश करें। अभी अपन देखते हैं ट्रेंड्स एरिया का मिलेट्स और सीरियल्स में क्या ट्रेंड है। तो आप पाएंगे कि क्रमशः इसका जो एरिया है वो शुरुआती में प्राचीन से अभी में बड़ी तेजी से घटना शुरू हुआ, इसके पश्चात इसमें इजाफा हुआ और अब क्रमशः ये बढ़ता जा रहा है। तो वस्तुतः लघु धान्य फसलों ने, जो कि बीच के एक डिकेड में केवल झोपड़ी तक सीमित रह गई थी, उन्होंने न केवल झोपड़ी से बाहर निकल करके मध्यम वर्गीय अपितु मॉल में अपना स्थान बनाया। जो कभी केवल गरीबों की उदर पूर्ति का भोजन हुआ करते थे, वो लघु धान्य आज की तारीख में बड़े बड़े अमीर और उद्योगपति अपने नाश्ते दोपहर के भोजन में किसी न किसी रूप में इनका उपभोग कर रहे हैं। ये आज शास्त्र सम्मत और ये उल्लेखनीय डाटा हर जगह आज देखने को मिल जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रेंड इनका पुनः बढ़ना शुरू हो गया है। हमारे देश में यदि इसकी बात करें तो बड़ी तेजी से इसमें वृद्धि हो रही है और धीरे धीरे हम
इसकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से, और हमारे जो दूर के किसान भाई जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश देवरिया से भी हैं, और राजस्थान, गुजरात, जहां से भी हमारे किसान भाई जुड़े हैं, वो देख पा रहे हैं कि सभी जगहों में कौन कौन से विशेष रूप से उगाए जाते हैं। वो आप पाएंगे कि आपके उसमें विशेष रूप से ये देखने को मिलेंगे। अब इसके साथ ही साथ हम आते हैं कि हमारी जो स्टेट्स हैं उनमें किस तरीके से ट्रेंड इनका घटते और बढ़ते क्रम में, भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, विभिन्न राज्यों की, तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कितना अधिक जो है इसका ग्राफ था एरिया का, जो कि बीच में घटा और फिर अभी जाकर के काफी हद तक ठीक हुआ। ये हमारे स्मॉल मिलेट्स जो मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में उगाए जाते हैं, जिनको हम मैंने जैसा बताया कोडो, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल और फिंगर, उनका अलग अलग क्षेत्रफल है। हमारे फिंगर मिलेट का ज्यादा एरिया कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। मैं जैसा पयासी जी ने शुरू में कहा, हम इन पूरे क्षेत्रों का मॉनिटरिंग टीम में या किसी अन्य रूप में बराबर भ्रमण कर चुके हैं। कभी वहाँ कार्यशालाएं आयोजित हुई तो हमने देखा है कि जिस तरह अपने यहाँ धान का क्षेत्रफल देखने को मिलता है, इसी तरीके से कर्नाटक इत्यादि में हजारों हेक्टेयर में हम रागी को और ये आपके दूसरे जो धान्य हमारे फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो और बार्नयार्ड को देख पाते हैं। फॉक्सटेल मिलेट भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, दक्षिण भारत में ज्यादा है, जबकि कोडो मिलेट का एरिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में सबसे अधिक है। प्रोसो मिलेट हमारा चीना, लिटिल मिलेट भी मध्य प्रदेश में काफी है, और प्रोसो मिलेट बिहार, तमिलनाडु में है, और बार्नयार्ड मिलेट उत्तराखंड और तमिलनाडु में ज्यादा पाया जाता है। ये एक स्टैटिस्टिक्स दर्शाती है। हमने इसके साथ ही साथ ये जाना कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आसपास के क्षेत्र का जो सिनेरियो है, चूंकि मैंने अभी हाल में एक परियोजना, इस पर एक एडॉक प्रोजेक्ट, एक्सटर्नली फंडेड एडॉक प्रोजेक्ट पूरा किया था, तो उसमें इसका जरूरी था स्टडी करना कि हमारे आसपास के जिलों में क्या स्थिति है, तो हमारा क्या एरिया है। बहुत तेजी से एरिया घटा था, लेकिन अब वापस उतनी ही तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इनका इंपॉर्टेंस क्यों घटा। सप्लाई साइड फैक्टर है, जैसे मार्जिनलाइज कल्टीवेशन है, मोर रेम्यूनरेटिव क्रॉप अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। लोगों ने समझा कि हम, जैसा शुरुआत में हमारे परिचय में और विषय के परिचय में और बलराम संदेश के परिचय में बात आई थी कि गेहूं और धान का रकबा बड़ी तेजी से बढ़ा, मोनोक्रॉपिंग की ओर गए, और लो प्रॉफिटेबिलिटी और लो प्राइसेस। शुरुआत में इस पर अनुसंधान के क्षेत्र में भी विशेष कार्य नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये उपेक्षित रहा, और जिसकी वजह से अच्छी तकनीकी और उन्नत प्रजातियों का विकास शुरुआत में नहीं हुआ। अब तो प्रचुर मात्रा में नई नई तकनीकी और एवं बहुत सारे अच्छे इसके उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनको हम बड़े स्वाद से खा सकते हैं। इंसेंटिव्स नहीं थे कोई, अब शासन की कई योजनाएं हैं, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, नेशनल मिलेट ईयर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के द्वारा भी अनेक प्रकार की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। मिलेट सीड हब के द्वारा इसके बीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कंज्यूमर का भी, जो उपभोक्ता है, जो खाने वाला है, वो भी अब थोड़ा जागरूक हुआ। उसे मालूम है कि उसके शरीर के लिए कौन सा धान्य ज्यादा उपयोगी है। चिकित्सक बताएं उससे पहले ही वो कम्युनिकेशन के विशेष माध्यम गूगल इत्यादि से वो जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा अधिक है। फलस्वरूप अब तेजी से ये लुप्त होने की बजाय न केवल अपना अस्तित्व कायम कर रहे हैं, अपितु इन्होंने एक उन्नत कही जाने वाली फसलों को रिप्लेस करके अपना रकबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इसका मूल कारण है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक होना शुरू हो गए। तो हमारे ये जो रीजन निकल के आए सामने, जिनको हम अभी चर्चा कर रहे थे, तो वो रेम्यूनरेटिव क्रॉप्स ने इसको रिप्लेस किया था, सोयाबीन, मेज, और जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक हैबिट है। गांव में एक कहावत हुआ करती थी कि कुदाई दई के पढ़े है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इसको बड़ा हे दृष्टि से शुरुआत में लोगों ने लिया, उसको भी अब समझ के साथ साथ अब ये एक 5 सितारा होटलों में कोडो राइस एक शुगर फ्री राइस के रूप में, और मैंने देखा कि वहां मीनू में वो ये नहीं लिखते हैं कि कोदो राइस,
वो उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं और शुगर फ्री राइस लिखते हैं, और इसके साथ ही साथ नॉर्मल राइस से उसकी कीमत कहीं ज्यादा होती है। इस तरीके से मॉल में भी हम जाते हैं तो लगभग 150 से 200 रुपए प्रति किलो तक इसका जो रिफाइंड ग्रेन है वो बिक रहा है। लेकिन हमारी शुरुआत में प्रोसेसिंग मशीन्स नहीं थी, डीहस्किंग की सुविधा नहीं थी, ब्रेनिंग नहीं अच्छे से ब्रांडिंग नहीं हो पाती थी, और हमारी जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, और गवर्नमेंट की भी जितनी आज पॉलिसीज हैं उतनी पहले नहीं हुआ करती थी। अब हमने देखा कि किन स्टेट्स में हमारा क्या पोटेंशियल है। अगर हमने इसमें सोरगम और पर्ल मिलेट को भी तुलना के लिए कुछ कुछ स्टडीज में शामिल किया है, उनका भी डेटा लिया है, तो हम देखें कि रबी में भी इनको उगाया जाता है कई राज्यों में, जिनमें आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है और तमिलनाडु। इनमें खरीफ और रबी दोनों सीजन में इसको उगाया जाता है, जबकि हम केवल इसको, तो सबसे अधिक अगर हमारे क्षेत्र में इसका इन 6 फसलों में ज्यादा उपयुक्तता है वातावरण की और ज्यादा स्कोप है, तो सबसे पहले कोदो, फिर कुटकी और इसके पश्चात रागी का एक क्रॉप इंट्रोडक्शन रागी का होना चाहिए, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत अधिक है। आज की डेट में मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितना भी पढ़ा लिखा संवर्ग है और विशेष रूप से जो उच्च पदों पर आसीन लोग हैं, चिकित्सक हैं, महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक या बड़े बड़े दूसरे डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन सबको हम देख रहे हैं कि उनकी मांग जो है बड़ी तेजी से इस बात की रहती है कि उन्हें कहीं कोदो खाने को मिले, और इसके लिए वो निरंतर टेलीफोन करते रहते हैं, निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसका अर्थ है सीधा कि इसकी जागरूकता जो है वो बढ़ गई है पहले से। तो इन राज्यों में अभी बहुत अधिक इसका क्षेत्रफल विस्तार की गुंजाइश है। अब हम बात करते हैं क्या ये मिलेट्स जो है, जो हमने एक पिक्चर के माध्यम से, पिक्टोग्राम के माध्यम से प्रेडिक्ट करने का, डेपिक्ट करने का कोशिश किया है, क्या ये खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, नो, सर्टेनली नॉट। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो सिनेरियो है उसके अंदर ये अपना एक स्थान बना चुका है। रूरल इकोनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, लाइवलीहुड के अंदर है, हमारे स्वास्थ्य में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और वर्तमान का जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके लिए ये मोस्ट सुटेबल क्रॉप है। इसके साथ ही साथ ये फूड के साथ साथ फीड के लिए, फॉडर के लिए, बायोफ्यूल के लिए और अल्कोहल के सोर्स के रूप में भी बहुत अधिक अपना अच्छा स्थान बना रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज में ये किस तरीके से फिट है। तो लीड टू वाटर स्कार्सिटी एंड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट। मान लीजिए सूखे का स्पान बढ़ गया, या आपका सूखा जो है जहां पड़ रहा है, ड्रॉट है, वो लंबे समय तक पड़ गया, इवन खेत में दरार तक आ गई और दूसरी फसल का अस्तित्व खतरे में आया, तब ये कोदो, कुटकी, रागी वहां पर उगाए जाते रहे। हीट को ज्यादा मात्रा में टॉलरेंस की क्षमता है, ऐसा उसकी हार्डी नेचर के कारण है, जो उसकी एनाटॉमी है प्लांट की वो इस तरीके की है, और इसके ग्रोइंग पीरियड में भी काफी हद तक गिरावट, मतलब काफी कम कर लिया गया है मैच्योरिटी पीरियड को नई किस्मों में, और इसकी वजह से बिना लेकिन उत्पादन को प्रभावित किए बगैर, तो इस तरीके से ईल्ड को लगातार बढ़ाने की बात हो रही है। और इस तरीके से ये जो हमारे स्मॉल मिलेट्स हैं, ये क्लाइमेट वेगरीज में बहुत अच्छा अपने आप को विदस्टैंड कर लेते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंट है, हाईली अडेप्टेबल है, और बायोमास भी इससे ज्यादा पैदा होता है। कार्बन, सॉइल कार्बन की मात्रा भी बढ़ती है। C4 प्लांट होने के कारण वो हमारे वायुमंडल की हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा अवशोषण भी करते हैं। इनके हाइब्रिड्स भी अब रिलीज होने लगे। ये आर्मर्ड विद C4 फोटो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है, तो मॉइस्चर स्ट्रेस में उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। मल्टीपल यूजेस आने लगे इसके, और इसके साथ ही साथ और भी हम दूसरी फसलों में बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में क्लाइमेट चेंज की फसलों में यदि अब कोई है तो हमारी कोदो, कुटकी, रागी, सामा और काकून है, क्योंकि वो वर्सेटाइल है, हाईली अडेप्टेबल है, क्लाइमेट चेंज कॉम्प्लिएंट है, और बदलते हुए वातावरण के साथ एडजस्ट करने का मतलब है, मान लीजिए पानी ज्यादा भी बरस जाता है तो भी वो अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। जैसा मैंने 2 बार कहा कि C4 क्रॉप्स होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की शोषण करने की क्षमता भी उनके अंदर बहुत अधिक है। अब हम इसको एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं, इसका महत्व ज्यादा बताने में समय इसलिए दे रहे हैं कि जब तक हम इसके महत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम इसको उपभोग नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे।
क्योंकि इसके एडवांटेजेस जानना बहुत जरूरी है कि ये नोबल फूड है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये नोबल फूड है ये प्रमाणित जब तक नहीं होगा इस वर्तमान युग में, जो नई पीढ़ी का बच्चा है वो नहीं जब तक समझेगा कि क्या इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स हैं, कैसे ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका क्या होता है। जहां हम देखते हैं कि अंगूर के ग्लाइसेमिक इंडेक्स से यदि तुलना करें जो 90 से ऊपर होता है तो इसका 16-17 तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ये निकल करके इसके फीचर्स हमने समेकित किए कि एंटीक्विटी क्रॉप्स हैं और ड्राईलैंड के लिए सूटेबल हैं, और ऐसे रीजन्स जहाँ कुछ नहीं उगाया जा सकता वहाँ के लिए बढ़िया है, स्कार्सिटी में अच्छा कर रहे हैं, इकोलॉजी को सुधारते हैं और क्लाइमेट चेंज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फाइबर ज़्यादा है, मिनरल कंपोजिशन बहुत अच्छा है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ यदि हम मिड डे मील्स में इनका उपयोग, कई राज्यों में मिड डे मील्स में अनिवार्य कर दिए गए, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे हमारा मध्य प्रदेश और आसपास के सभी राज्यों में भी इसके लिए हम बलराम संदेश के माध्यम से भी एक आवाज उठाना चाहेंगे कि इसकी एमएसपी निर्धारित होना चाहिए, ताकि हमारे जो देश के अन्नदाता किसान हैं जो वो लाभान्वित हो सके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना बहुत जरूरी है। मैं समय समय पर जब भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में, वल्लभ भवन में बैठक में, वैरायटी रिलीज कमेटी की या दूसरी अन्य बैठकों में जब भी गया हूँ या एपीसी बैठक में, सदैव मैंने ये प्रश्न आग्रह के साथ उठाया है कि इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूर होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं, छात्रावास है, इसके साथ ही साथ मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन इत्यादि में इसका समायोजित किया जाना, ये मैं चाहूंगा कि बलराम संदेश के माध्यम से ये दो बातें रखी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ हम ये जाने कि हमारी ये जो टोपोग्राफी है हमारी, उसके लिए भी ये बहुत अधिक सुटेबल है। और फेमाइन फूड के रूप में जब कोई जो धान्य पैदा नहीं होगा, अकाल की एक स्थिति निर्मित हो जाती है, उस समय भी स्मॉल मिलेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब हम इसमें वैज्ञानिक तौर पर जो अनुसंधान पत्रों से लिया गया है कि किसके अंदर क्या कितना पाया जाता है, तो आप देख रहे हैं ये कैल्शियम 344 मिलीग्राम कैल्शियम फिंगर मिलेट या रागी में है, जबकि कोडो मिलेट में वगैरह में कम है। और गेहूं में आप देख रहे हैं 41, चावल में 45, और जबकि कैल्शियम रागी के अंदर 344 मिलीग्राम कैल्शियम। यही कारण है कि पुराने समय में लोग जो है उनका गिरते पड़ते रहते थे, थोड़े बहुत दुर्घटना में उनका हड्डी फ्रैक्चर नहीं होती थी, माताएं बहनें बहुत डिलीवरी के बाद अपने काम पर जल्दी निकल जाती थी, और बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां हैं। उनके मूल कारण में जाएंगे तो यही न्यूट्रिटिव वैल्यू है। इसके साथ ही साथ फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, और आपका कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये हमारे इससे परिलक्षित होता है। यदि हम मेडिसिनल वैल्यूज की बात करें तो पास्पेलम स्क्राबिकुलेटम में डाइटरी फाइबर अधिक होने के साथ साथ फैट की एक ऐसा कंडीशन होती है, प्यूफा जिसको कहते हैं, तो मिनरल कंटेंट वो भी इसका टोटल ज्यादा होता है देन राइस ऑफ ईट। इन दिस स्टडी पॉलीफिनॉल कंटेंट जो है वो रोस्टेड और ओपन स्टीम के पकाने की स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। पार बॉइल्ड कंडीशन में कोडो मिलेट को खाया गया तो सबसे अधिक उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू देखने को मिली। इसके साथ ही साथ स्टीमिंग में भी अगर 27 मिनट तक ऑटोक्लेव किया जाए 2.5 के प्रेशर पर और 12 मिनट तक और स्टोर किया जाए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो स्टीमिंग ये ज्यादा अच्छे परिणाम देती है। इसी तरीके से रोस्टिंग का भी तरीका उल्लेखित किया है, और कितना इसके अंदर फिनोलिक कंपोनेंट पाए जाते हैं जो कि कोडो मिलेट्स में, वो भी एक शोध पत्र से मैंने लिया है। और यहाँ ये बताना चाहा है कि जो टोटल स्टार्च है वो कोडो की जो नेटिव है, मतलब कोडो उसमें कितना मिलेगा, रोस्टेड कोडो में इतना है, स्टीम्ड में इतना है, 2.5 के प्रेशर पर स्टीम किए गए में स्टार्च इतना मिलता है। इस तरीके से ये पकाने की हमारी विधियों को, तो कंजम्पशन में हम शुरुआत में ही बता चुके थे कि इनको यदि उचित स्थान दिलाना है तो हमें बात करनी पड़ेगी ऐसे उत्पादों की जो कि रुचिकर भी हो, ताकि हमारे टेस्ट पर भी एडजस्ट हो जाए। उनमें भात के रूप में कोडो मिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी रोटी बनाई जा सकती है, खीर बहुत अच्छी बनती है, पॉपिंग की जा सकती है, पॉप ग्रेन्स बहुत अच्छे हैं, और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन इससे बना करके उपभोग किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ फीड के रूप में अर्ली स्टेज में भी इसको हार्वेस्ट करके यूज किया जा सकता है। मेडिसिनल यूज में आज हम देखते हैं कई डायबिटिक पेशेंट्स
वो तलाशते हैं कि क्या उनको कोदो कहीं खाने को मिलेगा, और वो तलाशते हुए कृषि महाविद्यालय तक भी आते हैं, ताकि इसी तरीके से जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जिनको की सीलियक डिसीज हो जाती है, गेहूं में सीलियरी एक डिजीज हो जाती है सीलियक, उन लोगों के लिए भी ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात आती है कि हम जब भी इसकी मिलिंग करें तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या हमें फूड मैन्युफैक्चरिंग के समय कौन कौन से ऐसी विधियां अपनाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ रख सकें। डिकॉर्टिकेशन के समय डीब्रानिंग और पर्लिंग, इसको बनाते समय हमें जो आरपीएम है वो बहुत अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, ताकि ज्यादा आरपीएम होने की वजह से टेम्परेचर ज्यादा प्रोड्यूस होता है और उसकी न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू में कमी आती है। इसलिए पुराने समय में जो चक्रा का चक्रा जो देशी चक्की चला करके चक्रा से निकालते थे, डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छा होता था। और आज की डेट में भी उसका स्थान जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि बहुत अच्छी तकनीकी है जिसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन चक्की के चारों तरफ घूमता है। और सिफेट ने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लुधियाना सेंटर ने वो क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग विकसित की है, और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ना तो दूर 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करके इसको आसानी से बिलिंग वगैरह की जा सकती है और आटा बनाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ फूड मैन्युफैक्चरिंग और फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी में एक फ्लैकिंग है, एक्सट्रूडेड बनाए जा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं, क्विक सीरियल्स आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं जो इन्फेंट फूड है, अगर आप मैं अपने सभी बलराम संदेश के सभी माननीयों से और सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर हम किसी भी बेबी फूड प्रोडक्ट जो अलग बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनको हम बड़ा गर्व से बड़े ऊंचे लोग कार, ऊंचे दर्जे की कार से उतर करके खरीदते हैं, यदि कभी फुर्सत में उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिए गए कंपोजिशन को पढ़ें तो आप पाएंगे कि बोटेनिकल नेम इनके लिख करके में और इन्हीं को डाला गया है। मुश्किल से 500 ग्राम में 450 ग्राम तक जौ, ओट और स्मॉल मिलेट्स मिल जाएंगे। सिर्फ 50 ग्राम में आपको ये वो नियासिन फलाना ऐसा करके वो देते हैं। तो क्यों ना हम अपने इन्फेंटाइल स्टेज में इन्फेंट्स को हम सीधे इसको खाने को दें। डिकॉर्टिकेटेड रागी सीड है, फॉक्सटेल मिलेट फ्लैक्स है, मिलेट मुएस्ली है, और एक्सट्रूडेड जो बहुत अच्छी रुचि से बच्चे खाते हैं, फ्लैक्स भी इसके बनने लग गए हैं, बहुत अच्छे से बच्चे इसको यूज कर रहे हैं। अभी नए फॉर्मुलेशंस में लिटिल मिलेट का इडली बहुत फेमस हो रहा है, और बहुत अधिक अभी हम लोग जिन जिन कार्यशालाओं में जाते रहे तो नित्य अगर 3 दिन की नेशनल वर्कशॉप है तो उसमें तीनों दिन कभी नाश्ते में, कभी दोपहर के भोजन में या रात्रि में इनके उत्पाद खीर के रूप में या इडली सांभर बड़ा किसी भी रूप में जरूर खाने को मिलता रहा। इसके साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इसके साथ कुछ एनजीओज हैं, उन्होंने अपना स्थान ऐसा बना लिया है कि इसमें अपना एक शुरुआत कर दी, और बहुत पहल करने के कारण उनको बहुत एडवांटेजेस भी हैं। उसके बहुत स्नैक्स उन्होंने बना डाले हैं, बहुत सारे सेवरी आइटम्स और मिलेट्स के उन्होंने बनाए, एक्सट्रूजन प्रोसेसिंग उन्होंने शुरू कर दी, लड्डू, बिस्किट्स, रोस्ट सब उन्होंने बनाए। इसके साथ ही साथ बड़ी बड़ी कंपनियां जो जिन जैसे ब्रिटानिया है और दूसरी कंपनियां, उन्होंने इसके बिस्किट्स बनाए। और हमारे देश के शीर्षस्थ जो हार्ट के डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो बड़े गर्व से कहते हैं कि अभी इनकी हार्ट की बाईपास सर्जरी से डिस्चार्ज किया जा रहा है, अब इनको फला बिस्किट जो है, रागी का बिस्किट खिलाना है, कोडो के बिस्किट देने हैं। इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट के इसके रूप में बहुत सारे पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। तो ये बास्केट जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करता है स्मॉल मिलेट्स के द्वारा, मिलेट्स के द्वारा, जिसको कि हम बहुत अधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। ये मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ईट राइट जो है, ये डायरेक्टरेट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद का ब्रांड है ईट राइट, और ये इन्होंने रजिस्टर करा रखा है, पेटेंट करा रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसके नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है स्मॉल मिलेट्स के, मिलेट्स के मिलते हैं। आइए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि वो कौन कौन सी वेराइटीज हैं जो कि हमारे लिए, जैसे कोडो है, कोदो मिलेट में आप पाएंगे, और ये भी आपको मुझे बताते हुए गर्व होता है कि ये सभी किस्में कोदो की
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि महाविद्यालय रीवा एवं आंचलिक अनुसंधान प्रक्षेत्र डिंडोरी द्वारा विकसित की गई हैं, क्योंकि ये दो केंद्र यहाँ लगातार इस पर सतत अनुसंधान में कार्यरत हैं। पिछले लगभग 1986 से काम चल रहा है यहाँ। तो JK 41, JK 62, JK 76, JK 155, JK 48, JK 439, JK 13, 106, JK 65, RK 385 और इसके साथ ही साथ JK 137। ये बहुत अच्छी कोदो की किस्में जो नीचे नई है, अभी आपको नीचे के स्लाइड में दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके साथ ही साथ ये ग्रेन इसका जो है यूनिफॉर्मिटी लिए रहता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इसलिए दर्शाई गई है कि इनमें अच्छी पाई जाती है। इसके साथ ये कुटकी की जो बहुत अच्छी वैरायटीज हैं, इसमें एक वैरायटी JK 4 और शामिल हो गई है, JK 4, JK 8, OLM 36, OLM 20 और JK 36। ये अच्छी इनके अंदर वेरिएबिलिटी भी पाई जाती है और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत अच्छी है। जैसा मैंने आरंभ में कहा था, बड़ा कम मैच्योरिटी पीरियड होता है कुटकी का, और इसलिए ये जब कोई क्रॉप फेल हो जाती है, खरीफ में ज्यादा पानी की वजह से कोई फसल नहीं उग पाई है और अब कम समय बचा है, तो उस समय कंटिजेंट क्रॉप के रूप में भी हम स्मॉल मिलेट्स में से लिटिल मिलेट का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं सदैव बीज की नोडल एजेंसी से कहता हूं कि इमरजेंसी के लिए कुटकी का बीज जरूर रखें। इसके साथ ही साथ रागी, काकून और सामा, इन सब की जो प्रगतिशील किस्में हैं, रागी में GPU 45 OEB 10 है, काकून और सामा में VL 181 है। ये कुछ अच्छी किस्में हमने किसानों के लिए यहाँ। अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सोल क्रॉपिंग के रूप में यदि इसका उत्पादन करें, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए हमारे किसान भाई इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया फायदेमंद इंटरक्रॉपिंग कोडो या कुटकी का किसी के साथ होता है, तो किसी भी लेग्यूम के साथ बहुत अच्छा होता है। अरहर में कर सकते हैं आप, दूसरे भी किसी लेग्यूम के साथ कर सकते हैं। उस समय हम अच्छा जो परिणाम मिलते हैं वो 4 कतार, कम से कम 4 कतार कोदो की और इसके पश्चात 1 कतार या 5 कतार कोदो की और 1 कतार जो है वो अरहर की लगाएं, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके देखने को मिलते हैं। पिजन पी के अलावा हम सोयाबीन, फील्ड बीन, ऑयल सीड के साथ भी इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे यंत्रों का जैसा मैंने कहा था कि शुरुआत में नहीं थे। देखिए जो कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें, वो प्रमुख जो कांस्टेंट है वो जिनकी वजह से कोदो या कोई भी एक लघु धान्य हम उदाहरण के लिए ले लें कि इतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, रकबा घटा, उसमें मैं 3 प्रमुख कांस्टेंट मानता हूं। सबसे पहला है खरपतवार की समस्या। कोडो मिलेट में चूंकि इसके पौधे का शुरुआती जो फिनोटाइप है वो घास से मिलता जुलता रहता है, इसकी वजह से इसमें खरपतवार की समस्या जो है वो विशेष रूप से आती है। उतने समय खरपतवार नाशी दवाइयां नहीं थी। आइसोप्रोटुरान सबसे उत्तम खरपतवार नाशी इसमें है, और लेकिन उससे भी बेहतर मैं किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहूंगा कि कोदो को हमें थोड़ा देर से बोना चाहिए। पहले एक पानी बरसने दें, खेत में एक फ्लश जो है वो जर्मिनेट होने दें बीट्स का, जिसको हम गांव की भाषा में कहते हैं एक जमना जम आए। फिर उसके पश्चात उसकी अच्छी जुताई कर दीजिए और उससे धूप का एक मौका मिल जाता है, वो मौका अवेल करने दीजिए और वो पूरा खरपतवार आपका नष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात आप जुताई करके उसमें कोदो बोइए तो आपको खरपतवार कम रहेगा, इन्फेस्टेशन कम होगा। बावजूद इसके 25 से 28 दिन के अंदर अगर हम एक वीडिंग, हैंड वीडिंग कराएं, तो वो लाख दर्जे बेहतर है बनस्पत किसी भी प्रकार की केमिकल यूज से, क्योंकि हमने इसको अपने फार्म पे भी, बीज उत्पादन कार्यक्रम में भी देखा। और लेकिन ये हम तब कर पाएंगे जब हम इसकी लाइन सोइंग करेंगे। और यही मैं किसान भाइयों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि लाइन सोइंग में इसकी कोई तकलीफ नहीं। स्प्रिंकलिंग जो हम करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। आपको सिंपली ये करना है, बीज दर इसकी, हम जितने भी लघु धान्य बहुत मामूली अंतर के साथ इनकी बीज दर जो है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 1 एकड़ में लगभग 4 या 5 किलो बीज। अगर हम लाइन सोइंग कर रहे हैं तो 4 किलो बीज पर्याप्त है, और छिड़कवा विधि से कर रहे हैं तो 5 किलो बीज। हमें इस बीज को 8 गुना ज्यादा, 8 गुना, बीज से 8 गुना ज्यादा किसी भी प्रकार के मिक्सचर में, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, DAP हो या हमारा सैंड हो, उसके साथ मिला करके 0 नंबर सीड ड्रिल से यदि बोते हैं
तो हमको बहुत अच्छा डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाती है और जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। गहराई ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से 4 सेंटीमीटर गहरे पर इसको बो देना चाहिए। इससे हमें प्रबंधन आगे के करने में ज्यादा प्रबंधन नहीं है, केवल आपको खरपतवार निकालना है, उसमें बहुत सुविधा प्राप्त होगी। क्योंकि जो खरपतवार है वो लाइन से अलग दिख जाएगा। हर जगह का लेबर अभी इतना अनुभवी नहीं है कि कौन सा पौधा घास का है, कौन सा पौधों का है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ जो लेबर इसके विशेषज्ञ हैं वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी जल्दी निकालते रहते हैं। नया आदमी लगाते हैं तो उसे पहले पहचानना पड़ता है कि घास कौन सा है और पौधो कौन सा है। लेकिन लाइन सोइंग में हमें ये बात पहचानना आसान है। इसी तरीके से इसकी गहाई या थ्रेशिंग के लिए भी और इसके अलग ग्रेन करने के लिए भी, डीहस्किंग के लिए भी पुरानी जो पारंपरिक विधियां आप देख रहे हैं ये चित्र में, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल थ्रेशिंग जो देख रहे हैं, इसके स्थान पर अब बहुत अच्छी अच्छी मशीन, इसके हलर्स आ गए हैं और वो आसानी से इसको डीहलिंग कर देते हैं। इसके पीछे जो अध्ययन है वो ये कहता है कि इसका ग्रेन साइज कम होता है, 1 से 1.7 mm तक ही होता है और इसमें क्यूटिन ज्यादा होता है इसके ग्रेन पर और बड़ा कॉम्पैक्ट तरीके से ये लगा रहता है। कि यही कारण है कि ये खराब नहीं होता। जो अपन सुनते हैं ना कई वर्षों से वहां रखा हुआ है, फलाने के यहाँ इतने सालों पुराना रखा, 200 साल पुराना, 50 साल पुराना। अब आजकल एक और एडिशन हो गया है कि एक तो हमें स्मॉल मिलेट्स चाहिए, दूसरा वो भी अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वाली हो तो बहुत अधिक अच्छा है। इसके लिए हमें 100% नाइट्रोजन एप्लीकेशन के लिए जो पोल्ट्री मैन्योर है वो सबसे अच्छा है। अभी मैं अपने एक प्रगतिशील कृषक हैं जो कि मतलब वन विभाग के एक डिप्टी डीएफओ से रिटायर हुए, उनके खेत पर गया। मुश्किल से 6-7 दिन पहले की बात है। तो वो उसके पहले उसमें उन्होंने जो हमारे बकरी पैदा करने वाले, बकरी पालन करने वाले जो किसान भाई हैं उनके यहाँ से बकरी वाला जो खाद है, कंपोस्ट है, वो खरीदा हुआ था और उसको खेत में वो बिछवा रहे थे। तो उनका कहना ये था कि इसका हमें अच्छा इम्पैक्ट मिलता है। इसी तरीके से वर्मी कंपोस्ट है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम सिंपली कंपोस्ट का इस्तेमाल करके इसमें 4 चांद लगा सकते हैं। जहां हम इनके न्यूट्रिटिव वैल्यू का लाभ स्मॉल मिलेट्स का लेंगे, नैसर्गिक गुणों का लेंगे, वहीं इनका उत्पादन यदि जैविक विधियों से किया जाएगा तो इनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें मैंने वो बात क्लियर की है कि कहाँ कौन सा इंटरक्रॉप किन राज्यों में ज्यादा फलीभूत होता देखा गया है। तो फिंगर मिलेट का पिजन पी के साथ 8-2 का कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु में बहुत अधिक है। और बेटर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट होता है पिजन पी का, मतलब इनका पिजन पी के साथ अच्छा है, ग्रीन ग्राम के साथ, सोयाबीन के साथ और ब्लैक ग्राम के साथ रेशियो आपको इसमें दर्शाए। इसके साथ ही साथ अब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ इतनी संस्थाएं जो आप नीचे देख रहे हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिफेड, CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वर्तमान में IIMR हैदराबाद, इनके द्वारा जो नई नई तकनीकी हैं, नए नए यंत्र हैं, वो विकसित कर दिए गए हैं और वो बहुत अच्छा। जैसे आप ये देख रहे हैं सामने, ये अल्मोड़ा में मैंने इस पे जाके खुद ऑपरेट किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने ये जो खड़े हैं इन्हीं से मिला था मैं, जिनकी ये दाढ़ी है, भट्टी जी है, इनसे मैंने आग्रह किया कि मैं खुद निकालना चाहता हूँ और इन्होंने स्वतः बनाया है। जो खड़े हैं इन्हीं ने इसका विकास किया है ट्रेडिशनल मैनुअल थ्रेशिंग के लिए, कि रिप्लेस करने के लिए इन्होंने बड़े कम दाम में 1 HP की मोटर। थोड़ा सा ये स्लाइड पुरानी है तो इसमें आप 10 to 20% इजाफा कर दीजिए कीमत में। मैंने इसका यहाँ ये लिखा है, पता भी लिखा है और इसके साथ साथ मेरे पास मोबाइल नंबर इसके हैं। अल्मोड़ा में काफी और CIAE भोपाल में इस पर काफी चीजें विकसित की गई हैं। मैं जो प्रगतिशील किसान भाई हैं उनको बताना चाहूंगा, एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक विशेषांक इंडियन फार्मिंग का निकला था जो कि स्मॉल मिलेट्स पर विशेषांक था। ये इसके अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छे से जिक्र किया हुआ है। इसके साथ ही साथ एक इसकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है CIAE भोपाल, उन्होंने भी एक पुस्तिका ये पढ़ी हुई है, देखिए। और ये कृषि अभियांत्रिकी दर्पण, ये CIAE भोपाल से निकली हुई एक किताब है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। ये मिलेट का ही विशेषांक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है कदन्य यानी लघु धान्य, कदन्य मिलेट फसलों हेतु प्रौद्योगिकी।
पूरी टेक्नोलॉजी इस पुस्तिका में वर्णित है, ये वहां से ली जा सकती है अभी भी। इसके साथ ही साथ एक आप मिलेट प्रोसेसिंग मशीनरी, फिर पीछे चला गया, ये BPKS अल्मोड़ा, ये CIE भोपाल ने विकसित की है। पर्लिंग सीरियल्स, इसको मैंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में देखा था, वर्क करते देखा, अच्छा है। पूरी 1 लाख में उनकी पूरी यूनिट लग जाती है। वो डी स्टोनर से लेकर के क्लीनर, डी स्टोनर एंड डी हस्कर, हस्किंग, डी हस्किंग करने वाले सभी चीजें उनकी 1 लाख में उनका असेंबल हो जाता है। इसके साथ ही साथ पर्लर जो है वो माइनर मिलेट्स के लिए तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर द्वारा विकसित किया गया है, और ये इतनी फर्मों पर उपलब्ध है क्योंकि अभी जो हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं, बलराम संदेश के किसान भाई हैं, इनमें से एक बहुत बड़ा प्रतिशत अगर कोदो उत्पादन करना शुरू करता है और इसी प्लेटफॉर्म से यदि उसकी मार्केटिंग से भी लिंकेज होता है, तो हम उसमें पूरा तकनीकी सहयोग हर पल करने के लिए उनका तैयार है। इसके साथ ही साथ BPKS अल्मोड़ा के द्वारा एक मशीन डेवलप की गई है जो इम्पेलर के नाम से जानी जाती है, जिसमें कैनवास की स्ट्रिप रहती है और ब्लोअर और हॉपर लगे रहते हैं। ये भी जो है 3-4 संस्थानों पर आसानी से उपलब्ध है। ये मैंने सारी मशीनों का क्लीनिंग कैपेसिटी दी है, विनोइंग कैपेसिटी दी है, कितना ज्यादा इनकी क्षमता होती है, और कॉस्ट देखिए आप कितनी कम है, 8,000 है। मान लीजिए अब बढ़कर के 10 या 12,000 हो गई होगी, लेकिन बावजूद इसके ये बहुत अच्छा है। अब लाइट नहीं है तो आप ये साइकिल की सीट नुमा उस पर बैठ करके पैडल मार करके आसानी से इसका काम कर सकते हैं। और ये इसके साथ ही साथ ये डिजाइन तो किया है स्मॉल मिलेट्स के लिए, लेकिन आप वीट, पैडी, लेंटिल और सोयाबीन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से कि स्टीमिंग यूनिट बहुत इजी, इसमें सबकी विशेषता ये है कि लो कॉस्ट इनपुट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, हाइड्रोथर्मल प्री ट्रीटमेंट, जो कि डीहलिंग कैरेक्टरिस्टिक को सुधारता है। एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ सभी को, अगर आपके घर में कोदो है और आप चाहते हैं कि वो धान वाले मिलर से निकल जाए, जिससे अपन धान से चावल अलग करते हैं, तो हो जाएगा। बस आपको ये करना है कि मई जून के महीने में, मई के महीने में पानी न बरसे, अच्छी धूप में उसको अच्छा तपा के, और धूप जब निकली हो तब निकलवाइए। तो 2 प्रोसेसिंग 2 बार करना पड़ेगा और आपका बढ़िया कोदो 50% से अधिक निकल के अलग हो जाएगा। लेकिन यही प्रक्रिया यदि आप ठंड के दिनों में करेंगे तो बहुत मुश्किल है, 4 बार करना पड़ेगा, और बरसात के दिनों में 6 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्टीमिंग प्लांट है जो किसको कंडीशन कर देता है कि इस स्टेज पे ला देता है, मई जून वाली स्टेज पर। उसमें फनल, ड्रम और ये सब चीजें रहती हैं, और इसकी क्षमता भी मैंने साथ में दे रखी है। इसके साथ ही साथ एक सिफेट द्वारा मतलब माइनर मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट एक पूरा डेवलप किया है। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये 2.5 लाख की यूनिट है पूरी, और इसके लिए शासन की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, वो फाइनेंस भी कर देते हैं। एक पॉलिशर है जो पॉलिश होता है ना, ग्रेन को पॉलिश कर देते हैं, जो किसान भाई इसको उद्योग के रूप में प्रमोट करना चाहें उसके लिए भी। थोड़ा सा ये विषय क्या है, बहुत वास्ट है, फसलें 6-7 हैं, और उनकी सभी प्रकार की तकनीकी इस 1 घंटे के लेक्चर में थोड़ा सा इसको समेकित कर पाना पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो लोग फिर इसको इंट्रोडक्टरी आइडिया लेकर के आगे आना चाहेंगे वो कर सकते हैं। एयर स्क्रीन क्लीनर ग्रेडर है मिलेट्स के लिए, सबकी कैपेसिटी और कॉस्ट दी हुई है। मिलेट डी हस्कर है, 100 किलोग्राम पर आवर की क्षमता से काम करता है। इसके साथ ही साथ ये अपन आते हैं, इसकी मार्केटिंग की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने शुरू में बताया कि 3 कारण है, मैं खरपतवार के बाद दूसरा कारण नहीं बता पाया था आपको। दूसरा कारण है डी हस्किंग, जिसके लिए अभी यंत्र बताए। खरपतवार का नियंत्रण हो जाए, डी हस्किंग हो जाए। तीसरा है मार्केट लिंकेज। मार्केट लिंकेज अगर सही है तो आप इससे बहुत, आज की डेट में मेरे पास इतने टेलीफोन आ रहे हैं कि हम 30 से 35 रुपए प्रति किलो कोदो खरीदने के लिए तैयार है व्यापारी, जबकि आज से मुश्किल से 5 वर्ष पहले 10 से 12 रुपए किलो कोदो नागपुर के व्यापारी आकर के यहाँ इंटीरियर जो इलाका है गुड़ का और पहाड़ी इलाका है मऊगंज का, हनुमना का, वहां से त्योथर का, जहाँ के हमारे देवेंद्र पयासी जी रहने वाले हैं, वो सब वहां से पौने पौने दाम में व्यापारी ले जाते थे। नागपुर में ले जाके 50-60 रुपए किलो बेचते थे, बंबई में ले जाके 120 रुपए किलो बेचते थे, और मॉल में आपके भाई 150-200 रुपए किलो बिकने लगता है। क्यों ना हमारा किसान इसको प्राप्त करे। इसके लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बने जो कंज्यूमर परसेप्शन पर आधारित हो, क्या पसंद है और कैसा उसको बनाया जाए, चाहे वो ज्वार का हो, चाहे बाजरा का हो, चाहे वो मिलेट्स का हो।
मिलेट रिच मल्टीग्रेन फ्लोर आटा बने, पास्ता, वर्मीसेल, फ्लेक्स, और ब्रांड जरूर हमें अपना डेवलप करना चाहिए। जैसे डायरेक्टरेट ऑफ सॉर्गम रिसर्च ने ईट राइट बनाया, जो कि अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च बन गया है, उन्होंने ठीक इसी तरीके से कोदो और कुटकी से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में एक्सट्रूजन किया जाता है और एक्सट्रूडर के माध्यम से बहुत अच्छे एक्सट्रूड्स बनाए जाते हैं, जिनकी कीमत 120 रुपए पर किलो से ये तबका है, आज की डेट में ये 300 रुपए किलो बिकते हैं। और जो बच्चे हमारे खाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो कुरकुरे, वो कुरकुरे आज की डेट में इसके बहुत अच्छे हैं। मेरे पास 4-5 बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं सिफेट लुधियाना वगैरह के, पर ये एक अन्य किसी दिन अपन इसको रखेंगे बलराम संदेश के माध्यम से। आज अपन महत्वपूर्ण चर्चा कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने ये कोडो मिलेट में समझाया कैसे इसमें मॉइस्चर कम करना है, टेम्परेचर कितना लाना है, फिर ब्राउनिंग के लिए पर्ल मिलेटिंग इसकी कैसे करनी है, फ्लोर कैसे बनाना है, और एक्सट्रूडेड आरटीई प्रोडक्ट मतलब राइट टू ईट प्रोडक्ट फ्रॉम कोडो मिलेट, ये सिफेट लुधियाना की एक टेक्नोलॉजी है। इसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर, यूएस बेंगलोर ने, जहां पर इसकी कोऑर्डिनेटिंग यूनिट कई वर्षों तक रही है, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट आज भी है, वो यूएस बेंगलोर के द्वारा मुरुक्कू और वर्मीसेल, ये मुरुक्कू और वर्मीसेल इतना ज्यादा वहां मार्केटिंग है इसकी, बहुत ज्यादा टेस्टी भी रहते हैं। सेवई जिसको कहते हैं अपन, सेवई भी बहुत इसकी पॉपुलर है। इसके साथ आईआईटी खड़गपुर द्वारा राइट टू ईट स्नैक्स, आरटी स्नैक्स फ्रॉम माइनर मिलेट उन्होंने डेवलप किए हैं। फॉर्मुलेशंस मैंने आपको दिए, क्रैकर्स बनाए हैं, पास्ता बनाया है ना, किस तरीके से कौन सी चीज कितनी मिला के डालनी है, इसके पूरा लिटरेचर है, बुक्स हैं। इसके साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ मिलेट बेस्ड बेकरी प्रोडक्ट, ये अकोला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा बेकरी प्रोडक्ट्स में ब्रेड्स उनके द्वारा खूब बनाई गई हैं। बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स तो अब अपने रीवा में बहुत अच्छे कोडो बिस्किट्स बनाए जा रहे हैं, जिनको बहुत अच्छे तरीके से ये बच्चे जो देख रहे हैं, प्यासी जी की गोद में बच्ची है, ये खाए तो इसका पूरा हड्डी मजबूत होगी, और मैग्नीशियम ज्यादा होने की वजह से ब्रेन शार्प होता है, तो ब्रेन में भी बहुत ताकत आई। तो इसलिए हमारे एक आग्रह के साथ कि इसको हमारे बलराम संदेश से जुड़े किसान भाई जरूर पैदा करें, उनमें जितनी भी तकनीकी दिक्कतें हैं उनको अपन हर हाल में हर तरीके से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। हमने कंपेयर किया है हमारा जो ट्रेडिशनल चकरा था और जो हम ओखली और मूसल की मदद से ग्रेन को करते थे, मोर्टार और पेस्टल जिसको बोलते थे, और ट्रेडिशनल स्टोन मिल था, उसका स्थान एट्रिसन टाइप के डीहेलर ने ले लिया है, जो कि इन दोनों ग्रेन्स के बीच में पूरा नहीं रगड़ता। और एक एवरेजन, दो टाइप के डीहेलर आते हैं, एट्रिसन टाइप और एवरेजन टाइप। तो ये दोनों की अपनी अपनी क्षमता है और दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, और हमें इनमें से किसी का भी उपयोग जरूर करना चाहिए। डीहलिंग में कन्वेंशनली डन बाई मैनुअल पाउंडिंग, मतलब वजन दे करके करते थे, इसको आगे जाए, है ना। ये डीएलआर वर्क करता है कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट पर, और ये नीचे वाला वर्क करता है क्रैकिंग के आधार पर। अब आपको ये थ्रेशिंग और डीएलिंग की मशीन दिखाई गई है कि एक हमने बाली ली है और बाली को इसके द्वारा किस तरीके से ग्रेन अलग किया, और ग्रेन ये पहले अलग हुआ, फिर इसके बाद ये चावल इसका बन करके तैयार। ये किसान भाई कैसे उस पर काम कर रहे हैं साफ आपको परिलक्षित हो रहा है, और नीचे ये आपका अलग अलग कलेक्शन है। CIAE ने एक मिलेट मिल बनाया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ग्लोबल मिलेट मीट हुआ था हैदराबाद में, वहां इसकी काफी बिक्री हुई थी, वहां एक एग्जीबिशन भी लगी थी, और मैं और डॉक्टर AK जैन जो कृषि महाविद्यालय रीवा में मिलेट के पुरोधा कहे जाते हैं, ग्रैंडफादर ऑफ मिलेट, क्योंकि वो शुरुआत से बिगिनिंग से मिलेट्स में ही काम कर रहे हैं, और वो पैथोलॉजी में डिजीजेस पे काम करने के साथ साथ वो परियोजना प्रभारी के रूप में भी इन्होंने लंबे समय तक काम किया। वहां हम लोगों ने मिलकर के वर्कशॉप में इस तरह की मशीनरी का न केवल अध्ययन किया, अपितु यहाँ के किसानों के लिए उनके पूरे कोटेशंस और सब एड्रेसेस वगैरह लेकर के लाए और यहाँ शुरुआत कराई। इसका मोड ऑफ ऑपरेशन कंटिन्यूस टाइप में है, और ये इसके डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। वर्किंग प्रिंसिपल एवरेशन टाइप का है और एट्रिशन टाइप का भी है, आप दोनों इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। एरोडायनामिक है, साइक्लोन सेपरेटर इसके अंदर है। कीमत 50,000 से ज्यादा आज नहीं है, ये पहले 40,000 का था, अब 45, 48, 50 ऐसे होगा। तो इसके साथ ही साथ ये हमारा ट्रेडिशनल या पारंपरिक सिस्टम था, इसको हमने इसलिए नहीं बुलाया है
कि ये देखिए इसमें किस तरीके से एक खेल खेल में एक बच्चे के माध्यम से इसकी कुटाई हो जाती थी और ये अलग कर लेते थे। ये हमने इसकी तुलना की है किस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको जो है वो JN अवार्ड भी मिल चुका है। मिलेट मिल मॉडल जो है डिफरेंट टाइप के हैं। अब हम आते हैं हमारी जो दूसरी प्रोसेसिंग है कि किस तरीके से हम इनके खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, जिसको हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे एक्सट्रूड बन गया, खाने में बहुत अच्छा है, हल्का है, पाचक है, तो इसकी डिस्टोनिंग किया, क्लीनिंग किया, मॉइस्चर कंडीशनिंग किया, फिर माइक्रोवेव ट्रीटमेंट किया, पर्लिंग किया, ग्राइंडिंग किया, रोस्टिंग किया, फिर एडिशन बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम ये थोड़ा जोड़ दिया इसमें, और उपमा रेडी मिक्स बन करके तैयार। उपमा रेडी मिक्स में प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, एनर्जीज के लिए। ये सब हमारे जो कंपलसरी हैं बेचने के पहले, वो सब आप ब्रांडिंग कराएंगे तो ये कंपलसरी देना पड़ेगा। ISSI मार्क के लिए भी देना पड़ेगा, पेटेंटिंग में देना पड़ेगा। इस तरीके से हम जो है हलवा ड्राई मिक्स बना सकते हैं, जिसको बाद में डाल करके विद इन नो टाइम हलवा तैयार हो जाएगा। उसके लिए हमको कंटिन्यूस मिक्सिंग ऑफ सैंपल हाइड्रोजनेटेड करना पड़ता है, मिक्सिंग करते हैं शुगर की, और फ्लेवरिंग एजेंट उसमें थोड़ा डालते हैं। इस तरह हमारा जो हलवा बन के तैयार होता है, उसकी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी है। इसके साथ ही साथ इसमें बायो एक्टिव कंपोनेंट्स बहुत पाए जाते हैं। फिनोलिक एसिड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल सबसे एक फिंगर मिलेट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन E एक्टिविटी को बढ़ाने वाला होता है। ओलिगोसैकेराइड्स प्रीबायोटिक इफेक्ट को इंप्रूव करते हैं और इंटेस्टाइनल फ्लोरा को बढ़ाते हैं। जिनको किसी डिसेंट्री लग जाती है, दूसरे कारणों से जो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, इस्त्रीसिया कोलाई की पॉपुलेशन घट जाती है, उसको मेंटेन करने में इसका बहुत अधिक रोल है। और एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज तो इसकी क्वेंच फ्री रेडिकल्स। इसके साथ ही साथ हम पाएंगे कि ये हमारे और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं स्मॉल मिलेट्स के। ये मैंने कुछ ब्रांडिंग आपको बताई है। ये सिफेट ने निकाला है, लुधियाना। ये आप नीचे पूरा एड्रेस देख रहे हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब, NAIP प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो उन्होंने मिलेट कर्ल्स करके निकाला है और बहुत टेस्टी है, ये कुरकुरे की तरह, न्यूट्रिटिव भी है। और दूसरी ओर जहां अन्य ने, तो इसको देखिए सिफेट का भी मोनो है इसके ऊपर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भी है। और ये इसका पैकेट, हम जब ट्रेनिंग में वहां गए थे तो इसके पैकेट लाए थे और इनको हमने साइज करके और फोटोग्राफ लेकर के किसानों को प्रेरित करने के लिए। मिलेट का जो स्ट्रॉ बचता है, मिलेट का जो वेस्टेज बचता है, आपके डंठल स्टबल्स वगैरह, उससे आप मिलेट ब्रैकेट्स बना सकते हैं। भी पता नहीं मैंने वो स्लाइड शामिल की या नहीं, अगली होगी शायद। एक इसका तकिया बनता है, लोगों में बड़ा लोकप्रिय है। मैंने कई राज्यों में देखा कि लोग जो है पौधों की हस्क का तकिया रख करके सोने से बोलते हैं कि अब ये तो उनका एक क्या कहना चाहिए, एग्जैगरेशन है, बड़बोलापन है कि वो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग वाली बात है कि वो उससे डायबिटीज ठीक हो जाती है। फिर भी मैंने ये मिलेट पिलो, मैंने ऐसा फोटो लिया है जो तकिए के ऊपर लगा हुआ था, मिलेट पिलो सिफेट ने, लुधियाना ने डेवलप किया है। मिलेट पिलो सॉफ्ट फ्लोइंग, इजीली अडॉप्टिंग बॉडी कर्व्स, soothe tension, headache, and relaxes tight muscles, allow free air circulation, cooler, warmer during summer, winter, dust mite, mold and mildew resistant. Let us say bye to foam pillow. पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट को बाई कहना है और स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग मिलेट पिलो। इस तरीके से एक नाना प्रकार की इसकी वैल्यू चेन एक डेवलप होती है कि मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास बहुत स्कोप है। बस हमें इसको पूरे समेकित करना पड़ेगा, एजेंसी से जुड़ना पड़ेगा, लिंकेज रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ रेडियो टू यूथ प्रोडक्ट्स भी अपने बनाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हमने किसान के लिए एक स्टेज बनाई है कि एक ऐसा किसान हो सकता है जो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को चैनलाइज करे। एक किसान सीधा बल्किंग और एग्रीगेटिंग करके सप्लाई कर सकता है। एक तीसरा फार्मर हो सकता है जो कि सीधा वैल्यू एडिशन खुद करेगा अपने यहाँ। उसकी फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कोई छील रहा है, कोई बना रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई उसकी मार्केटिंग कर रहा है। इस तरीके से सारे परिवार के सभी सदस्यों को रोजगार मिलता है और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था सुधरने के साथ ही साथ इको सिस्टम को भी बढ़ावा मिलता है। और हमारा जो वर्तमान का परिवेश है कि पानी कम खर्च करना है, तो ये इनका दूसरा नाम है लो वाटर डिमांडिंग क्रॉप। स्मॉल मिलेट माने लो वाटर डिमांडिंग क्रॉप, स्मॉल मिलेट माने न्यूट्रास्यूटिकल्स, स्मॉल मिलेट्स माने क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। इस तरीके से हम इनकी मार्केटिंग को और बढ़ावा दे सकते हैं। मैंने बहुत अधिक इसमें स्टेट
माने अपन हमारे एंट्री पॉइंट्स है, ये कहाँ से एंट्री कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। आप मिड डे मील में सप्लाई करा सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम में सप्लाई करा सकते हैं, ICDS में करा सकते हैं, स्टेट गेस्ट हाउस में आप जो है स्टेट गेस्ट हाउसेज में इनका स्मॉल मिल्क का सप्लाई, NGO चैरिटीज में, डिफरेंट होम्स में, आश्रमों में, ये आपके एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। इनमें से कहीं से भी आप और स्ट्रेटेजी बनाएं, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें, मिलेट प्रमोशन के लिए एक्सपांसन, डिमांड बढ़ाएं, लोगों में जागरूकता पैदा करें, प्रशिक्षण दें, एग्जीबिशन लगाएं। इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बढ़ाएगा ही, सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो भी पूरे देश का चेंज कर देगा ये। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जरूर उत्पादन को बढ़ावा मिलना चाहिए, और इसमें हम मिनी किट डेमोन्स्ट्रेशन को बढ़ावा दें। सॉइल हेल्थ में स्टडी करें कि इसके कल्टीवेशन के बाद सॉइल हेल्थ कम प्रभावित होती है। इंसेंटिव्स मिलेट फार्मर को रहें, जो कि अब गवर्नमेंट कर रही है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लगातार ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिससे मिलेट को बढ़ावा मिले। अडॉप्शन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम लाया जाए, और इंक्रीजिंग अवेयरनेस, सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम भी मिलेट सीड हब के द्वारा ला रहे हैं, अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है। ये हमारी हेल्थ सर्विसेज में भी फिर इसके पश्चात हम जो है अपना प्रोडक्ट तैयार करें, प्राइसिंग करें, प्लेसिंग कहाँ करना है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे कंज्यूमर की डिमांड है। तो 4 C's 4 A's 4 P's, 4 P प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये 4 P हो गए। 4 A एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अवेयरनेस। 4 C कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, कॉस्ट टू सेटिस्फाई, कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन, ये 4 C हो गए। इस तरीके से अपन इसको बढ़ावा दे सकते हैं। सक्सेसफुल मार्केटिंग चेन को जरूर डेवलप करना पड़ेगा रैशनल प्राइस पर, ताकि हमको अच्छा दाम मिल सके। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेसिंग के द्वारा लाना पड़ेगा। ब्रांडिंग हमारी बहुत जरूरी है, लेबलिंग बहुत जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डेवलप करना पड़ेगा। ये नहीं कि सब कुछ हम करेंगे, डोर टू डोर हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसको और अधिक अगर बड़ा करना है तो कंपनी या एजेंसी का रूप दे करके आगे बढ़ाएंगे। ये हमने डिफरेंट लेवल्स को डिस्क्राइब किया है, कैसे हम इसका एक बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से अगर हम प्रशिक्षण देंगे तो बताएं कि हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग अर्बन पीपल, हेल्थ प्रोडक्ट्स आर गेनिंग सिग्निफिकेंस इन अर्बन मार्केट, अर्बन अपर क्लास पीपल आर द टारगेटेड लेटर फेज एरियाज कैन बी इंक्लूडेड। भाई क्या होता है कि जैसे उनको ये क्या कलेक्टर साहब खा रहे हैं, SP साहब खा रहे हैं कोदो कुटकी, तो फिर बाकी के लोगों को लगता है नहीं जरूर इसमें कोई बात होगी। डॉक्टर साहब खा रहे हैं, सारे डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ले रहे हैं, तो इससे एक बल मिलता है, जो कि हमारे फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन का एक टारगेट, एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसी तरीके का ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस प्रोडक्ट बिकम हायर, इसलिए हमें प्राइस को जो है लेना पड़ेगा, ब्रांड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें मार्केटिंग की जो पॉलिसी है उसको समझ करके उसके रूल्स रेगुलेशन है ना, और ब्रांड पोजिशनिंग के लिए हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, उससे हम कैसे अच्छा सक्सीड कर सकते हैं। ये सब चीजें हमारी, और नेम ऑफ ब्रांड है, फॉर एग्जांपल आप न्यूट्री चॉइस रख लो, ईट राइट है। दूसरा, आप अपने हिसाब से कुछ भी उसका ऐसा नाम रखें जो एक्सप्लेनेटरी टाइप का, उनमें हम स्लोगन्स बना दें, कीप योर हार्ट यंग, ईट गुड टू फील गुड, है ना। हमने हिंदी में एक बनाया था, कोदो की खेती सुख देती। सुख इसलिए देती कि धन भी मिलेगा, पैसा भी, और स्वास्थ्य भी, और खेत की स्थिति भी, सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से ये डिफरेंट चीजें हैं। पैकेजिंग और लेबलिंग को भी हमने डिस्क्राइब किया है इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, प्रोड्यूसर से कैसे होलसेलर पे जाएगा, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, ये सभी में होता है, तो हमने वहीं से एक लिया हुआ है। और ये धरनी फार्मिंग मार्केटिंग, इस तरीके की अलग अलग कंपनियां हैं, MSCS एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको पालन करेंगे, इम्प्रूव लेबलिंग करें, उसकी प्राइस डिवाइस करा, बीच बीच में हम अपना शेयरिंग करें कि हमारा मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, हैंडलिंग में कितने % खर्चा हो रहा है, टेलीफोन में 3% हमें, 1-2% कम्युनिकेशन में भी खर्च होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है, कमीशन कितना देना पड़ रहा है, टैक्सेस कितने लग रहे हैं, किस टैक्स स्लैब में आता है, GST कितना लगना पड़ेगा। ये MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, हरित क्रांति के जनक आदरणीय MS स्वामीनाथन साहब जो हैं हमारे देश के ख्याति लब्ध वैज्ञानिक, उन्होंने एक जो फाउंडेशन बनाया, उन्होंने इस मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैंने यहाँ उनका एक वेबसाइट का पता दिया है, इससे आप सीधे जुड़ करके उनसे भी जुड़ सकते हैं, वो हेल्प करते हैं। क्योंकि एक मिलेट गाला करके बहुत अच्छा 3-4 वर्ष पहले भोपाल में हुआ था, उसमें मैं गया था, उसमें स्वामीनाथन साहब ने पधारे हुए थे, मैं उनका भी वीडियो आपको सुनवाता, स्मॉल मिलेट्स के ऊपर।
तो इसके लिए मैं देवेंद्र प्यासी जी से, शिव जी से और व्यास साहब से और मेरठ से पधारे सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार इस पर और जो है इसके दूसरे पहलू पर एक प्रकाश रखते हुए और एक बार प्रकाश डाला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समय दिया जाए ताकि हम इन मिराकिल क्रॉप्स को अच्छा सा। मैं समझता हूँ शायद से समय पूरा हो गया है। जी सर। जी प्यासी सर प्लीज। मैं शिव कुमार हूँ सर। जी शिव कुमार जी, जी जी सॉरी। बहुत अच्छा सर। आज आपने वास्तव में गागर में सागर भर दिया, और जो आपकी वास्तव में इतनी लंबी रिसर्च और आपने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो बलराम संदेश के किसान हैं या जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी लाभ हुआ होगा। आपने मिलेट्स की महत्ता पर पूरा विशेष आपका आज का लेक्चर था। कंपोजिशन क्या है, बाय प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग में भी इनको हम लगा सकते हैं, मशीनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और मार्केटिंग और प्रोडक्ट जो है कैसे हम इनके बना सकते हैं, उन सब चीज़ों पे आपने बहुत अच्छा जानकारी दी। अब कुछ सवाल हैं सर और कुछ हैंड रेज हैं, तो हम लोग सवाल का सिलसिला जारी कर। स्वागत है सर, स्वागत है। व्यासी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? व्यास साहब। सर ये क्वेश्चन आंसर के बाद में फिर कमेंट्स जी होंगे। जी जी व्यास जी। मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये निवेदन करता हूं कि जो भी आपके सवाल हैं सवाल रखिए, और अपना पहले नाम और कहाँ से हैं अपना परिचय देते हुए वो सर से सवाल पूछ सकते हैं। तो सभी के माइक ऑन कर दिए जाएं। मैं बलराम टीम के बाकी सदस्यों से निवेदन करता हूं। और संजीव फरीदाबाद से हैं। संजीव जी प्लीज अपना परिचय देते हुए सवाल रखिए प्लीज सर। आइए संजीव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संजीव जी फरीदाबाद से, संजीव जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उनका स्वागत है, वो बताएं। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं संजीव फरीदाबाद से। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पर अभी जो हम सब्जियों के साथ सब्जी में कुछ दे सकते हैं क्या? पहली बार करके बड़े करना चाहता मैं, और बीच में तो जी सर आप बोल सकते हैं सर। संजीव जी शायद मैं आपकी आवाज को कट कट के सुन पा रहा हूँ, तो क्या आप बॉक्स में कहीं टाइप या कोई दूसरे जो समझ रहे हो मुझे बता देंगे? आप यदि आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो आप अपना चैट बॉक्स में भी सवाल रख सकते हैं सर। ये आवाज तो मुझे शिव जी की बहुत अच्छी आ रही है, क्लियर। और संजीव जी की आवाज जो है ना थोड़ी सी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या आप पूछ रहे हैं। चलिए तब तक कोई और किसी का हैंड रेज है? दीप्ति अग्रवाल जी। जी जी मैडम। दीप्ति अग्रवाल जी का है। मैडम स्वागत है आपका, नमस्कार। थैंक यू सर। सर मैं जयपुर से हूँ और मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ काउज के साथ। मैं पूछ रही थी कि इसके बीज कहाँ से मिलेंगे, कोडो मिलेट और मिलेट्स के? जी मैडम मुझे जी जी जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं, गायों के साथ फार्मिंग करती हैं, और मैं आपका जो स्माइल फेस है उससे समझ पा रहा हूँ कि आप प्रकृति से कितने जुड़े हैं। इसका बीज बहुत आसानी से और सुलभता से उपलब्ध हो जाएगा। आपको जब भी ये उगाने हैं, जैसे अभी यदि उगाने हैं आपको, तो आपको बीज के लिए बीज निगम के पास भी पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम भोपाल के पास जो उसकी ब्रांचेस हैं, और राजस्थान में भी बीज निगम के पास बीज उपलब्ध है। और मैडम मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जयपुर में डायरेक्टरेट ऑफ मिलेट्स है। डायरेक्टरेट ऑफ मिलेट्स में हमारे साथी वहाँ जो डायरेक्टर साहब हैं, चंद्रा साहब हैं, और उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी आप सीधे जाकर के मिल सकते हैं। वो आपको आपके राज्य में ही बीज उपलब्ध करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मैं टेफ के बारे में और पूछना चाहती थी। टेफ एक ग्रेन है इथियोपिया का जो बहुत ही छोटा होता है और वो भी ग्लूटेन फ्री होता है और बड़ी इजीली वो उग जाता है।
उसके बिल्कुल बाद में आपका कहना सही है। वो भी एक इसी श्रेणी का ग्रेन होता है, वो न्यूट्रास्यूटिकल की श्रेणी में तो आता है, पर हमारे स्मॉल मिलेट्स में वो कवर नहीं था, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला है। मतलब उसको नहीं लिया है। आप सही कह रहे हैं, उसकी भी यही वैल्यू। सर उसके बीज कहाँ मिल जाएंगे? उसका एमरेंथ और इन सब चीजों का बीज आपको M&AP, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स करके प्रोजेक्ट हैं जगह जगह कृषि संस्थानों में, वहां से आपको उसका बीज उपलब्ध मिल जाएगा। बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिल सकता है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, राजस्थान की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उनसे आपको उसका बीज आसानी से उपलब्ध। थैंक यू सर। सर मैं इन लोगों के नाम कहाँ नाम और कांटेक्ट नंबर कहाँ से ले सकती? मैंने आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल दिया हुआ है ना, आपको मैं उसको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। सर एक प्रश्न मेरा है जी। सर मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है जी, और मैं बीना से हूँ। जी जी शर्मा जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरा एक प्रश्न है कि हम किसान जब अपने खेत में ये उगा के फिर प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम किसानों के पास कृषि पंप का कनेक्शन होता है। जी जी। तो उसी पंप से हम इसके उपकरण चला सकेंगे या हमें कोई अन्य कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली विभाग से? देखिएगा, जब आप इनका व्यवसायीकरण करेंगे, है ना, तब आपको इसका, राज्य की पॉलिसी है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग है, और हमें अपने यहाँ का मालूम है कि 2 प्रकार की बिजली रहती है। कृषि के लिए जो बिजली दी जाती है उसमें कुछ अनुदान शामिल रहता है, तो आप उससे औद्योगिक उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने स्वयं के उपभोग के लिए कर रहे हैं तो उसे किया जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, और कोई साथी हैं जिनका सवाल हो? तब तक सर कोई और आए, तब तक एक सवाल है सर सेवा कांति का। ये पूछ रहे हैं सर, कोई हाइब्रिड वैरायटी भी बनी है क्या? रागी में हाइब्रिड बने हैं, पर एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि कोडो मिलेट का कभी फूल खिलता नहीं है, वो अंदर ही अंदर खिलता है। इसको हम लोग क्रिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। हमारे बीज उत्पादन के जो पितामह है डॉक्टर प्रणब व्यास साहब हमारे साथ हैं, वो इस बात को जानते हैं कि इसमें जो बहुत लिमिटेड स्कोप हाइब्रिड्स का है, फिर भी इसमें संकर बीज बनना शुरू हो गया है और आगे में बहुत सारे हाइब्रिड्स है। जी सर। सर ये संजीव जी हैं फरीदाबाद से, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये नाइट्रोजन फिक्सर का भी काम करता है? नहीं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जैसे लेग्यूम्स वर्क करते हैं उस तरह का कोई वर्क नहीं करता है, पर ये क्या करता है, नाइट्रोजन का उपभोग कम करता है। ओके। नाइट्रोजन सेव्ड, नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड, वेरी गुड, है ना। और C4 प्लांट का है, C3 C4 2 टाइप के प्लांट होते हैं। C4 प्लांट होने के कारण ये क्या करता है कि वातावरण में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ता है। बहुत सुंदर सर। सर एक समस्या है, जैसे मान लीजिए किसी के पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है जी, उसके बावजूद भी इसका कुछ कमर्शलाइजेशन या कुछ किया जा सकता है? पूरी तरह किया जा सकता है। 2 वेज है। मैंने ये जो फार्मर वाली चेन बताई थी, थोड़ा समय क्या है, लिमिटेशन थी ना समय का, और कई सारी चीज मैंने जोड़ ली इसमें। एक्चुअली टुकड़ों में करना है हमें कि मार्केटिंग वाला एक दिन अलग, प्रोसेसिंग वाला अलग, है ना, न्यूट्रास्यूटिकल वाला अलग। तो आप क्या करें कि या तो आप किसी प्रोसेसिंग यूनिट से टाई अप कर लें कि हमारा इतना प्रोसेस करने का हम इतना पैसा देंगे, ठीक है ना, फिर आप उसके मालिक हैं, फिर आप उस प्रोड्यूस को अपने हिसाब से यूज करें, या आप उसे रॉ मटेरियल के रूप में सप्लाई करें। जी सर, इनमें से कोई। जी। सौरभ दुबे जी हैं मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से। जी सौरभ दुबे जी प्लीज अपना सवाल रखिए। थैंक यू सर, नमस्कार सर। मैं रागी के बारे में पूछना चाहता था, क्या यूनिवर्सिटी में रागी उपलब्ध होगी बीज, या फिर कहाँ मिल सकता है रागी? सौरभ जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। एक होता है इंट्रोडक्शन, क्रॉप इंट्रोडक्शन, माने नई क्रॉप को नए एग्रो क्लाइमेटिक जोन में लाना। आज अपने क्षेत्र को यदि जरूरत है तो सबसे अधिक रागी के इंट्रोडक्शन की, और इसके लिए आपको शुरुआती तौर में दक्षिण भारत से बीज मंगाना पड़ेगा। मैं उसका आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर वैज्ञानिक का और वहाँ की रिसोर्सेज बता दूंगा कि आप कहाँ से बीज मंगा सकते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी सर, हो जाएगा तो बिल्कुल 100% हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सर एक सवाल और है, आप संजीव जी पूछ रहे हैं कि
क्या जो वेजिटेबल, दो लोग एक साथ पूछ रहे हैं, शायद दो लोग एक साथ, एक चंद्रकांत गडगे जी हैं और चंद्रकांत गडगे जी कहाँ से बोल रहे हैं? जिला बैतूल मध्य प्रदेश। हाँ जी बोले गडगे जी, बोले। हेलो जी हाँ गडगे जी बोले। चंद्रकांत जी पूछिए अपना सवाल। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है। आ रही है, आ रही है। सर जी आज का पीडीएफ मिल जाएगा सर पीपीटी का? हाँ मिल जाएगा सर, मैं चंद्रकांत जी ये ना वीडियो अभी हमारा YouTube पे अपलोड हो जाएगा, तो आप जितनी बार देखना चाहें उतना देख सकते हैं। अभी 2-3 दिन बाद जो है ये वीडियो अपलोड हो जाएगा बलराम संदेश के YouTube चैनल पर। नहीं वो पीडीएफ चाहिए था सर, उसकी पीपीटी चाहिए था, उसमें अच्छी ये थोड़ा सा सीक्रेट होता है, आप नहीं बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होगा। उसमें मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज दिया था। क्या पूछ रहे हैं? सॉरी, मार्केटिंग मैंने जल्दी जल्दी पास किया है और इसको अच्छा कर सकूंगा। वो मार्केटिंग हेलो, का अच्छा नॉलेज। आपने जो एमपी में कहाँ पे कौन से इसमें विश्वविद्यालय में बीज उपलब्ध होंगे बताइए, और वो हाइब्रिड है या देसी बीज रहेंगे? शिवाकांत जी शायद आपने प्रेजेंटेशन में तो आप थे, सर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि अभी जो है बताया भी था कि हाइब्रिड केवल जो है एक ही उसका है। और देखिए हाइब्रिड, मैं यहाँ इंटरफियर करूंगा। हाइब्रिड जो है ना, आप सुन पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा, आवाज है ना? जी सर आ रही है आवाज। आ रही। मैं ये कह रहा था कि हाइब्रिड में स्मॉल मिलेट्स में वो उतना अच्छा नहीं है। हाइब्रिड स्मॉल मिलेट्स के दे आर नॉट दैट मच गुड एज इन अदर क्रॉप्स, बिकॉज द क्रॉप इज क्रॉप न्यूट्रिसिटिकल, दैट इज व्हाई इट हैज इट्स गुडनेस ओनली इन द नेटिव कंडीशन। हाँ नहीं, हमें एक्चुअली हाइब्रिड नहीं चाहिए, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं नहीं, हाइब्रिड नहीं मिलेगा आपको। आपको अच्छा बीज ही पहले मिलेगा। वो जब कमर्शियलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तब हम हाइब्रिड की बात करने लगते हैं। हाइब्रिड उसमें ना ही बने वो अच्छी बात रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बात तो कही है, बहुत अच्छी। हाँ, तो हम मेरे सुनने में ऐसा है आपसे कि एमपी में कौन सी विश्वविद्यालय है तो वहां से बीज मिल रहा है, वो हाइब्रिड है करके ऐसा, नहीं इसलिए नहीं, मैं कोई कोई एमपी में कोई विश्वविद्यालय में हाइब्रिड बीज नहीं मिल रहा है आपको। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के जो प्रक्षेत्र हैं दूसरे दूसरे, हमारे पास व्यास साहब जिस पद से रिटायर हुए हैं, प्रणय व्यास साहब जुड़े हुए हैं, जो इसके फाउंडर क्या मेंबर भी, मतलब वो भी है इसके, न्यू में है कहीं बलराम संदेश के। मैं अच्छी तरह नहीं जुड़ा, लेकिन व्यास साहब से मैं वर्षों से जुड़ा हूँ। वो जानते हैं कि उनके यहाँ समेकित रहता है जितना पंजीयन होता है। तो अभी मुझे उन्हीं के विभाग के साथी यहाँ पर जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी हैं त्रिपाठी जी, उनसे पता लगता है कि 800 क्विंटल कोदो समदा फार्म पर है, इतने क्विंटल वहां कोदो का बीज है। तो बहुत पर्याप्त मात्रा में बीज है। यूनिवर्सिटी से जो बीज मिलेगा वो ब्रीडर सीड होगा, और वो चेन बनाने के लिए, ब्रीडर से फाउंडेशन बनाने के लिए ही मिले। हेलो सर जी सर, नेक्स्ट वेबिनार सर एनिमल डेयरी फार्मिंग पे हो सकता है? अपना परिचय देते हुए सवाल पूछते थे। ये आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी अगला वेबिनार इस विषय पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। सर डेयरी फार्मिंग का बोल रहा था मैं। जी जी जी, मैंने सुन लिया, मैसेज चैट बॉक्स में डाल दो। जो भी आप दीपक कटकानी कुछ पूछना चाह रहे हैं। दीपक हमारे छात्र हैं, दीपक बताएं। हेलो, नमस्ते बोलो सर। दीपक। गुड नमस्ते इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक चीज पूछना, जैसे कि आपने अभी बताया आपके प्रेजेंटेशन में, सर थोड़ा सा एक बार जो इसकी जो मेजर डिजीजेज हैं, अगर एक बार थोड़ा सा उनका बता देते तो ज्यादा अच्छा होता सर। देखिए मतलब इसमें जो बीमारियां हैं, अगर हम उनको भी पूरी तरह डिटेल में लेंगे तो ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। और तुम भी जानते हो कि यहाँ पर डॉक्टर A.K. जैन साहब, जो मैंने शुरुआत में कहा प्रिंसिपल साइंटिस्ट और शुरुआत से वो परियोजना प्रभारी रहे, वो डिजीजेस पर एक अलग से पूरा एक लेक्चर इस पर होगा, स्मॉल मिलेट्स पर अलग से पूरा। और उसमें एक आध दो पहलू अभी और छूटे हुए हैं दीपक, ब्लास्ट वगैरह है, ये तो है ही है,
इसके साथ ही साथ अर्गट है, इसके साथ ही साथ क्या है, एक एफ्लाटॉक्सिन जो बनता है जिसको अपन कहते हैं ना रतौंधी या पौधों से मतोना आ जाता है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वो प्लस डिसीजेस वाला मैं इनसे हमारे जो साथी देवेंद्र प्यासी जी व्यास साहब से अनुरोध करूंगा कि वो रिक्वेस्ट करेंगे और मैं कहूंगा डॉक्टर जैन साहब को कि वो एक व्याख्यान इस पर अलग से करें। ओके, थैंक यू सो मच। जी सर, जरूर जरूर सर। जी सर। सर 2 सवाल और हैं। स्वागत है। मैं भी काफी हो चुका है। एक पहला सवाल है कि सर वेजिटेबल्स में मिक्स क्रॉपिंग के रूप में भी क्या इनको ले सकते हैं? डेफिनेटली, जैसे जो पीज हैं, मटर हैं, जो अपनी सब्जी वाली मटर है, बीन्स हैं, जो वेजिटेबल में इस्तेमाल होते हैं, तो आप जो कहना चाह रहे हैं बेल वाली सब्जियों में इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो क्रीपिंग का पैटर्न होता है वो इस क्रॉप के लिए बेनिफिशियल नहीं रहे। बिल्कुल सर। दूसरा, जब भी हम किसी इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तो एक चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी क्रॉप रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट्स की है और इरिगेशन की वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। जी सर। श्रेयांश त्रिवेदी जी है पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से बासमती का जियो टैगिंग है सर, क्या मिलेट्स का भी ऐसा है, कुछ है? देखिए, अभी इसका कोई जियो टैगिंग अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रक्रियारत है। पेटेंटिंग और जियो टैगिंग IIMR हैदराबाद के द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी JNTU वगैरह के द्वारा भी प्रक्रियारत है। ओके। इसका सर कोई सीड प्रोडक्शन जो ट्रेनिंग है वो भी कहीं अवेलेबल है सर किसी इंस्टीट्यूट में? डॉक्टर रंजना जी। बिल्कुल, आप इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम यदि लेना चाह रहे हैं तो उसका प्रशिक्षण आपको मिल जाएगा। आप अपनी अभिरुचि करेंगे और 30 अगर प्रशिक्षणार्थी हो जाते हैं तो समीपी कृषि विज्ञान केंद्र से आप इसका पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी के सवाल और चैट बॉक्स से भी हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं टीम बलराम संदेश की तरफ से श्री RK चौरे जी, जो कि हमारी टीम मेंबर्स भी हैं और हमारे गुरु भी हैं, और सर रिटायर्ड हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स करें। उसके बाद फिर डॉक्टर प्यासी सर रिव्यू करेंगे। व्यास साहब भी कुछ बोलना चाहेंगे, और चौरे साहब को मैं नमस्कार करूंगा, सादर उनका अभिवादन करूंगा। मैं उनका नाम भूल गया था, चौरे साहब बहुत वरिष्ठ हैं इसमें। जी, राजेंद्र जी सर, इसके पहले की धन्यवाद चौरे साहब, मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। मैं तो आपके कई कार्यक्रम अटेंड कर चुका हूँ सर, आपके साथ भी कई कार्यक्रम करने का अवसर भी मिला है। आपके जो समा बांधने की शैली है वो आज भी बरकरार है, और बल्कि और उसमें वृद्धि हुई है सर, वृद्धि हुई। आज आपका जो प्रेजेंटेशन था उसने जरूर किसानों को बहुत प्रोत्साहित किया होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी किसान इसमें आगे बढ़ेंगे सर। और ये माइनर मिलेट्स को भी हम चाहेंगे कि इसके आगे से माइनर शब्द हट जाए, ये अपनी मेजर मिलेट बन जाए, और यही प्रयास आपका भी है, और हम अपनी बलराम टीम की तरफ से भी यही प्रयास करेंगे कि इसका एरिया भी बढ़े, प्रोडक्शन भी बढ़े, और किसानों की प्रॉफिटेबिलिटी भी। धन्यवाद। 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 अब मैं चौरे सर से निवेदन करूंगा कि प्लीज वो वोट ऑफ थैंक्स करें सभी का। हाँ जी, सबसे पहले हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी चौरे सर जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय जोशी सर को प्रणाम करता हूँ। आपका ज्ञान आज हम सब ने देखा सुना, और मैंने देखा कि बहुत सारे वैज्ञानिक, किसान और छात्र इसमें शामिल हैं, और आपकी ओजस्वाणी का और ज्ञान का हमको लाभ मिला। खास करके आपने जिस तरीके से भुलाए गए अनाजों को आज तादृश किया है, ज्वार, कोदो, सावा, रागी, मक्का, कुटकी वगैरह। मैं खुद निमाड़ का हूँ और खंडवा से, और बचपन में मैं ज्वार खा खा कर ही बड़ा हुआ हूँ, तो इसका महत्व मैं पर्सनली तो खैर समझता ही हूँ। लेकिन आपने जिस सरल तरीके से इतने कम समय में सारे पहलुओं को छुआ है, उसके लिए मैं स्वयं और टीम की ओर से आपका बहुत आभारी हूँ और आपके ज्ञान का कायल हूँ। नमस्कार सर। जी सर, अब मैं जो हमारे मेंटर हैं श्री देवेंद्र प्यासी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, सर प्लीज आए और सर का भी अभिनंदन करें, और जो भी आज का रिव्यू है प्लीज सर कम सर।
प्यासी सर। हाँ, धन्यवाद शिव सर। सर चौरे साहब के विषय में एक विशेष बात बताना चाहूंगा। चौरे साहब रिटायरमेंट के बाद जो है राजकोट में है, बड़ौदा में सॉरी, और अंजीर के मास्टर हैं। देश में अंजीर की खेती में इतना अच्छा वैज्ञानिक शायद ही कोई हो, अगर हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अंजीर का ये मास्टर हैं और पौधों से बहुत लगाव रखते हैं और आदरणीय मेंटोर हैं बलराम संदेश के, और इनका सानिध्य और आशीर्वाद जो है बलराम संदेश को हमेशा मिलता रहता है। साथ ही साथ मुझे जो है निर्देशित किया गया है कि आज की जो वेबिनार की समरी है मैं उसको प्रस्तुत करूं। लघु धान्य फसलों का महत्व सर्वविदित है और आदरणीय जो है डॉक्टर जोशी साहब ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसके हर पहलू को छुआ है, हर पहलू की विस्तृत जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन फसलों पे ध्यान केंद्रित करने का समय है। एक तरफ हम विभिन्न प्रकार की महामारियों से, कुपोषण से और जो है अन्य जो है रक्त से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं। दूसरी तरफ हम अपने पोषण प्रबंधन में हमारा जो मुख्य रूप से पोषण गेहूं और धान के माध्यम से लेना चाहते हैं। ये दोनों ही फसलें इतनी उपयुक्त नहीं है कि इनको हम पूरी तरह से आत्मसात करें। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से और वैज्ञानिक होने के नाते कि हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन अपने पोषण में लेना ही होगा। हमें सब्जियों के भरोसे या फलों के भरोसे ना होके स्टेपल फूड के रूप में हमें इन फसलों को आत्मसात करना होगा, और तभी हम स्वयं को भी मजबूत रख सकेंगे और देश को भी मजबूत करने के लिए जो है उसके देश उसमें भी अपना सहयोग और योगदान दे सकेंगे। मैं निश्चित रूप से आज का वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित था। आज पता नहीं क्यों ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रही, 60 के लगभग किसानों ने जो है पार्टिसिपेट किया है, लेकिन डाइवर्सिटी बहुत अच्छी रही है। 7 राज्यों के किसानों का प्रतिनिधित्व अपने को मिला है आज, जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, बिहार, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में जो है इस दिशा में और प्रयास होंगे, और इस पर्टिकुलर अब हमारी कोशिश होगी कि हम जुलाई के लास्ट में एक और 60 में वेबिनार को आयोजित करेंगे, और जिसमें हम केवल जो है पैकेज एंड प्रैक्टिसेस और वैल्यू एडिशन पे चर्चा अगेन करेंगे। और कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा किसान उन सभी पहलुओं को जो कहीं ना कहीं समय के अभाव पे अनटच रह गए, और साथ ही साथ जो है कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल लोगों की भी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसान, इंडस्ट्री, वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय सब लोग आपस में ऐसा कोऑर्डिनेशन करें जिसका जो हमारा एंड यूजर है, जो हमारा किसान है, अल्टीमेटली वो लाभदायक हो उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त हो सके। तो कोशिश कुछ ऐसी होनी चाहिए हमारी तरफ से। साथ ही साथ इन बीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना भी एक प्रयास होगा, और सागर में मैं इस बार कोशिश कर रहा हूं कि हमारा कुछ एरिया जो है इन फसलों पे जो है एडॉप्ट हो, और अभी 30 एकड़ की प्लानिंग चल चुकी है, और 30 एकड़ में जो है कोदो की फसल लगवाने का है, किसान की तरफ से स्वयं का प्रपोजल आया है, और कोशिश होगी कि आदरणीय जोशी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जोशी जी के सहयोग से हम किसान के यहाँ बढ़िया जो है फसल उत्पादन के साथ साथ, यदि क्योंकि सक्षम है किसान, तो अगर वो वैल्यू एडिशन स्वयं कर सके तो अपने आप में एक बहुत अच्छी कड़ी होगी, और इस पे हम अपना सहयोग कर सकेंगे। मैं सादर धन्यवाद करता हूं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय जोशी साहब का। इसके अलावा हमारे मेंटोर जो है आदरणीय व्यास साहब, आदरणीय चौरे साहब, विभिन्न डॉक्टर A.K. जैन साहब, डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी साहब, और इसके अलावा बहुत सारे अन्य लोगों ने भी जो है, हमारे सुखविंदर सिंह जी
जो है फतेहाबाद से हमेशा हमारे हर वेबिनार में सहयोग प्रदान करते हैं और उसकी चीजों को, साथ ही साथ आरपी संधू साहब, सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से, जिन्होंने सीधे परोक्ष या अपरोक्ष रूप में आज के वेबिनार को, इस महत्वपूर्ण वेबिनार को सफल बनाया है,